यस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कम ज्वाइन करिए क्लास को। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कौन है? अमन, भावेश, ध्रुव, जन्नत, सरबजीत है, सतीश, विशु। ओके, एक दो न्यू स्टूडेंट दिख रहे हैं। काफी टाइम बाद क्लास में आए हैं। कुछ स्टूडेंट्स हमारे रेगुलर हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा चलिए आ जाइए, क्लास में स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर। ठीक है, आज सब कुछ आपको ओरली समझना है बेसिकली। ठीक है, अपने जो भी इसमें टर्मिनोलॉजीज आज हम पढ़ने वाले हैं वो सब अच्छे से आपको गो थ्रू करना है। ठीक है, ये समझ लिया आज हमारा पूरा क्लास ऑलमोस्ट वर्बल ही है। ठीक है, इन केस कहीं कोई डाउट आएगा तो आई विल टेल यू। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे नोट्स हैं। ठीक है, उसमें सारे डेफिनेशन आपके लिखे हुए हैं, मीनिंग सब कुछ गिवन है, आपको बस क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, सब कुछ वो रिटर्न फॉर्म में आपका ऑलरेडी है ही। तो आई विल सजेस्ट कि आप लोग क्या करें, आप लोग जो वो पीडीएफ है उसके पूरे टर्म्स को ऐसे ही गो थ्रू करें। ठीक है, उसमें कुछ भी आपको रिटर्न नोट्स करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज अबाउट द टर्मिनोलॉजी। इसका क्या मतलब होता है, इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक दो तीन पॉइंट्स क्या है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो बस आपको ये पूरा ध्यान रखना है, बिकॉज इट इज कंप्लीटली अबाउट द डेफिनेशन ऑफ मेन टर्म्स इन बिजनेस वर्ल्ड। ठीक है, हम लोग बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज पढ़ रहे हैं बेटा। तो इसमें क्या है, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज मतलब बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट हमें कमर्शियल टर्म्स कुछ पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें पता है हम अकाउंट्स में डील करने वाले हैं, हम फाइनेंस में डील करने वाले हैं, एचआर है, मार्केटिंग है। ऑलमोस्ट हमारा जो ग्रुप है वो कमर्शियल फील्ड में ही रहता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को ये सारी टर्मिनोलॉजीज जो होती हैं, बेसिक्स जो होता है वो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, अदरवाइज है तो ये और भी बहुत कुछ डिटेल में, बट कुछ बातें जो एक टर्मिनोलॉजीज होती हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो वो आपको पता होगा। बहुत कुछ टर्म्स आपने पहले सुनी है। ठीक है, तो जैसे अब ये एसेट्स वगैरह क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती है, बैलेंस शीट, बहुत कुछ रिपीट होगा। ठीक है, तो बहुत कुछ आप लोगों ने फेमिलियर हो इन सारी चीजों से। कुछ न्यू टर्म्स होंगे उसको देख लेंगे, मतलब। ठीक है, और फटाफट से आज की क्लास में, बिकॉज हमारा आज इको का क्लास है तो ऑलमोस्ट 2 घंटे का चलेगा बेटा। ठीक है, टर्मिनोलॉजीज खत्म करके उसके एमसीक्यूज सॉल्व करके, एमसीक्यूज और सिंपल हैं। ठीक है, वो करके फिर हम आज ही इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें से आपका 6 to 7 क्वेश्चन बनेगा। बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज जो 6 यूनिट है आपके टोटल, राइट, 6 यूनिट जो है आपके टोटल, उन 6 का वेटेज इक्वल है। ऑलमोस्ट 6 मिनिमम क्वेश्चंस, मैक्सिमम 8 किसी में से। ठीक है, अदरवाइज मिनिमम 6 to 7 का जो है ये रेशो चलता ही रहेगा आपका हर एक यूनिट का। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जितने भी यूनिट हम किए हैं उसमें से मिनिमम 6 और मैक्सिमम 8 क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, तो सिमिलरली ये वाला भी जो यूनिट है आपका, इसमें से भी 6 to 8 के बीच में क्वेश्चंस आपके आएंगे। आइए स्टार्ट करेंगे बेटा। तो अपना तो देख ही रहे हो, तो तुम्हारे लिए थोड़ी ना जिसका मेरा बंद कर। चलिए स्टार्ट करेंगे। आइए, टर्मिनोलॉजीज हमें देखना है। फाइन, यस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और स्टूडेंट्स आ चुके हैं। फाइन, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है बेटा, आइए स्टार्ट करते हैं अब। ओके, यस, तो देखिए यूनिट नंबर 6, चैप्टर 6। ठीक है, कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज, ऑलमोस्ट बीसी के भी हमारा ऑलमोस्ट कवर अप हो ही चुका है। ठीक है, सेकेंड लास्ट चैप्टर कर रहे हैं हम इसका। तो देखिए, इस ये जो कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज है, इसमें हमें क्या करना है, टोटली जितने भी कमर्शियल वोकैबुलरीज होती हैं, ठीक है, लाइक बिजनेस टर्मिनोलॉजीज जो होती हैं वो हमें इसमें कवर करना है। लाइक what would be the areas of that commercial field? It would be finance, stock हो सकता है, commodity markets, marketing, banking and other things। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें इसमें कवर अप करना है। आइए स्टार्ट करेंगे। यस, देखिए कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज की बात कर रखा है यहाँ पे, चार्ट के थ्रू इन्होंने बताया हुआ है। क्या कह रहा है ये? यस,
तो कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज बेटा, इसमें हमें पढ़ना है फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, ठीक है, उनके बारे में जो भी एक कॉमन टर्म्स होते हैं स्टॉक मार्केट में एंड फाइनेंस से रिलेटेड, ठीक है, वो कवर अप करेंगे। मार्केटिंग के बारे में है बेटा, ठीक है, मार्केटिंग वर्ल्ड में जो आपको कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज होती हैं वो कवर अप करना है। बैंकिंग का पढ़ेंगे, ठीक है, बैंक्स में जब हम लोन्स या एक डिपॉजिट्स वगैरह करवाते हैं एंड अदर एक्टिविटीज रिलेटेड टू बैंकिंग, ठीक है, वो टर्मिनोलॉजी कवर करनी है एंड कुछ अदर बिजनेस टर्मिनोलॉजी वो देखना है। तो आइए स्टार्ट करेंगे, करते हैं स्टार्ट बेटा, चलिए। यस, आइए एक बार स्टार्ट करते हैं। फाइन, सीधे आ जाओ आप लोग बिजनेस के टर्मिनोलॉजी पे, ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन वहीं से बनेगा। अब ये कॉमन आपका एरिया बता रखा है वही बिजनेस टर्मिनोलॉजी का, ठीक है, राइट, रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी, रिलेटेड टू द कमर्शियल, फाइनेंशियल, है ना, ये सब कुछ, एचआर हो गया, मतलब इन सब का इंपॉर्टेंस दे रखा है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज फील्ड्स इनटू द इकोनॉमिक्स, ठीक है, इनटू द कमर्शियल वर्ल्ड। तो हम सबको पता है टेक्नोलॉजी अगेन वेरी मच रिलेटेड फॉर द बिजनेस, राइट। कमर्शियल फेसिट, एज आई टोल्ड यू, कमर्शियल वर्ल्ड जो होता है हमारा, ठीक है, रिलेटेड टू द मार्केटिंग, ओके, तो इन सब का भी हमारा इसमें आ जाएगा, बिजनेस एक्टिविटीज, ट्रेड से रिलेटेड, ठीक है, इंडस्ट्रीज, एवरीथिंग। फाइनेंशियल फेसिट मतलब ये पूरा फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को कवर अप करने वाला है, रिलेटेड टू द स्टॉक मार्केट, ओके, एंड बिजनेस वर्ल्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सब कुछ। एचआर फेसिट को आपको यहाँ पे डिटेल में तो नहीं बता रखा, बट हाँ इतना समझ लीजिए, जब हम बिजनेस की स्टडी करते हैं तो एचआर इज इक्वली इंपॉर्टेंट, राइट, एचआर इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो कोई खास इतना ज्यादा एचआर के बारे में है नहीं इतना डिटेल में, अदरवाइज एचआर ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल इन द बिजनेस वर्ल्ड, राइट। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फेसिट की बात करें बेटा तो इसमें सब कुछ एक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, ओके, मैनेजमेंट कंपनी का, ठीक है, कंपनी के यूनियंस, ठीक है, कंपनी के विजन और मिशन, सब कुछ इसमें बात करते हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन में। फाइन, अच्छा, अगर स्टडी मटेरियल है आप लोगों के पास तो वेल एंड गुड, उसमें आप एक बार टिक कर सकते हैं, ठीक है, मेन। अदरवाइज मैं आपको इसमें जो जो इंपॉर्टेंट मार्क करने के लिए बोलूं बेटा, ठीक है, उसको जरा ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करना, ओके, और उस पे काफी फोकस करना। जब भी पेपर से रिलेटेड हो तो वो वाले टर्मिनोलॉजीज को छोड़ने नहीं है, ठीक है, पेपर से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज जो होंगे वो मैं आपको इंपॉर्टेंट इसमें मार्क कराता रहूंगा, जो आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो उसकी बात हम करेंगे। बट स्टार्ट करते हैं पहले फाइनेंशियल, स्टॉक एंड कमोडिटी मार्केट टर्मिनोलॉजी से। आइए फटाफट से खत्म करेंगे इसको, स्टार्ट करते हैं। इसमें टर्मिनोलॉजीज बहुत है, बहुत सारी चीजें आप लोगों ने भी पढ़ी है, ठीक है, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज आपने सुना है, बट कुछ चीजें होंगी जो न्यू है, ठीक है, उसको कवर अप करेंगे, ज्यादा फोकस उस पर। और बस ऐसे ही सारे टर्मिनोलॉजी खत्म करके एमसीक्यूज पे आएंगे फिर सीधा। आओ करें स्टार्ट बेटा, ओके फाइन, ठीक है। Okay, so again, good morning to all of you, and let's start our topic today, which is common business terminology. And first, we are starting with the finance, stock, and commodity market terminology. Okay, देखिए, पहला हमारा क्या है बेटा, फाइनेंस, स्टॉक एंड कमोडिटी मार्केट, राइट। अभी हमने रिलेटेड टू फाइनेंस, रिलेटेड टू स्टॉक, कमोडिटी मार्केट समझ लिया है हमने कि सेबी उसमें रेगुलेट करता है, ठीक है। अब सेबी अगर वो रेगुलेट करता है तो टर्मिनोलॉजीज क्या है जो उसके अंडर में आती हैं, ठीक है, किस फाइनेंस, कौन सी टर्मिनोलॉजी उसके रिगार्डिंग होगी उसमें इंपॉर्टेंट, जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट, एवरीथिंग, ठीक है। आइए, तो बेटा जब हम फाइनेंस से डील करते हैं, फाइनेंस मतलब जैसे मान लो कि हम शेयर्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं, ओके, ट्रेडिंग इन द शेयर्स, राइट, और व्हेन यू आर बेसिकली इन्वेस्टिंग द मनी, इन्वेस्टिंग द शेयर्स, एवरीथिंग, ओके, तो वो सारा हमारा स्टॉक एंड कमोडिटी मार्केट उसमें आ जाएगा। तो कुछ चीजें आप में उसमें इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखना है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टर्मिनोलॉजी, एजेंट, ओके। अब ये बेटा ये बहुत कॉमन सी चीजें हैं, ठीक है। एजेंट अब क्या होता है, एजेंट हम सबको पता है कि अगर हम शेयर्स में डील कर रहे हैं, व्हेन वी आर बाइंग और सेलिंग द शेयर्स, और व्हेन वी आर डीलिंग इन द कमोडिटी मार्केट, राइट, कि हमें कमोडिटी का परचेज एंड सेल करना है, तो एजेंट एक तरीके से ब्रोकरेज का ही काम कर रहा है, ठीक है, मीडिएटर है वो, ठीक है, वो लिंक करवा रहा है बायर और सेलर को, ठीक है। अब उसके बीच में उसका कमीशन होता है तो वो अपना चार्ज करके वो फिर बायर और सेलर का जो ट्रांजेक्शन होता है उसको फैसिलिटेट करवाता है, ठीक है।
शेयर्स में भी जब आप लोग डील करो तो मेनी एजेंट्स विल बी देयर, मेनी ब्रोकरेजेस विल बी देयर, ठीक है। ब्रोकर्स होते हैं जो अपना कमीशन लेते हैं और उसके बेसिस पे फिर वो लोग आगे बायर और सेलर को कम्युनिकेट करवाते हैं, ठीक है। तो एजेंट हम सबको पता है। अमर्टाइज बेटा देखो, अमर्टाइज जो होता है ना वो एक तरीके से डेप्रिसिएशन की तरीके से है, ठीक है। आप लोगों ने डेप्रिसिएशन पढ़ा हुआ है, डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स पे हमारा डेप्रिसिएशन लगता है, और अमर्टाइजेशन जो होता है ना बेटा वो इंटेंजिबल एसेट्स पे होता है, लाइक गुडविल हो गया, पेटेंट्स हो गया, ट्रेडमार्क्स, ये सब, ठीक है। तो अमर्टाइजेशन की जब हम बात करें तो ये क्या है कि जो भी ब्रांड वैल्यू आपने कमाई है, सपोज करो 10 लाख की ब्रांड वैल्यू है, तो ये 10 लाख का अगर ब्रांड वैल्यू है तो ये ओवर द टाइम पीरियड मुझे कितने टाइम तक बेनिफिट देगा, ठीक है। मतलब हर साल हम कितना कितना इसमें से बेनिफिट निकालेंगे, ठीक है। ये होता है जैसे आप एडवर्टाइजमेंट करवाते हो, ठीक है। आपने 5 लाख का एडवर्टीजमेंट करवा दिया अपने प्रोडक्ट या फिर अपने फर्म का, जो भी अपना आइडिया है उन सब का, ठीक है। अब उससे रिलेटेड वो बेनिफिट कब तक देगा? 5 लाख, सपोज करो वो 5 लाख का जो बेनिफिट है वो आपको अगले 5 साल तक मिलेगा, ठीक है। दैट मीन्स आप कह सकते हो हर साल आपको 1-1 लाख का बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। इट्स लाइक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका बेनिफिट हमें ओवर द टाइम पीरियड मिलता है, टुकड़ों में मिलता है, ठीक है। और हर साल जैसे जैसे बेनिफिट का वैल्यू एक एक चला जाता है उसको हम एमर्टाइजेशन बोलते हैं। जैसे फिक्स्ड एसेट्स आप खरीदते हो, ठीक आवाज है। नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही, क्या बात है, बाकी स्टूडेंट्स को आ रही है? यस सर, क्लियर है। रुक एक बार यस आप, सर, क्लियर है। ओके फाइन, तो एक बार आप अपनी तरफ से चेक करें बेटा, यहाँ सब कुछ ठीक है एकदम। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया 1 मिनट रुको, मैं यस, डेप्रिसिएशन की तरह अमोर्टाइजेशन होता है कि एक एसेट्स हमने एक्वायर किया तो ये कितने लंबे टाइम तक बेनिफिट देगा और हर साल इसका कितना बेनिफिट हमें वैल्यू हम डिक्रीज करेंगे, तो दिस इज कॉल्ड अमोर्टाइजेशन। फर्क बस इतना है, डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है, टेंजिबल एसेट्स पे लगता है, और अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल पे लगता है, ठीक है। एन्युटी और एन्युटी ड्यू, ठीक है, ये दो बातें होती हैं जो आपको ध्यान में रखना है। एन्युटी इज लाइक अ रेगुलर पेमेंट्स विच वी आर डूइंग ऑन दी लोन्स, जब हम ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कि इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, ठीक है, जो हमें एनुअली कह लो या फिर आप कह लो एक टाइम पीरियड मंथली भी चला जाता है, बट ठीक है, एन्युटी क्या है? द फिक्स्ड अमाउंट विच इज पेड एट द रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है। होता ये आपका फिक्स्ड अमाउंट है एज एन इंटरेस्ट जब आप लोग पे करते हो एज अ पेमेंट, ठीक है। पर बात यहाँ पे क्या होती है कि आपका ये ना बटा हुआ है कि फिक्स्ड जाएगा, ठीक है। लाइक अगर मैं बोलूं कि 1 लाख का अगर आपने लोन लिया है, ठीक है, और 1 लाख पे आप 5% उस पे वो कर रहे हैं एज अ इंटरेस्ट, तो बेटा यहाँ पे क्या है कि 5-5 हजार जो आपका है वो फिक्स्ड है, कि अब वो चाहे आपका ईयरली जाए, वो आपका मंथली जाए, क्वार्टरली जाए, बट दिस इज अ फिक्स्ड अमाउंट जो कि आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट पे निकालना है, फिक्स्ड इंटरवल्स पे, ठीक है। इंटरवल्स डिसाइड किए जाते हैं बाय द फाइनेंशियल एजेंसीज, ठीक है। तो वो होता है आपका एन्युटी। एन्युटी ड्यू क्या होता है? एन्युटी ड्यू होता है आपका जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है, दैट इज योर एन्युटी, जो आपका फिक्स्ड अमाउंट है, जब वो आपका स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में या स्टार्टिंग ऑफ द पेमेंट पीरियड में ड्यू हो जाता है देने के लिए, ठीक है। सपोज करो आपने जनवरी में लोन लिया, ठीक है, तो जनवरी में आपने लोन लिया है तो फरवरी से आपका इंटरेस्ट वहां से कटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इन द बिगिनिंग ईयर, दैट मींस फरवरी आपका बिगिनिंग मंथ है, तो आपका फरवरी का जो अमाउंट ड्यू होगा वो बोला जाएगा एन्युटी ड्यू, ठीक है। बाकी जो कॉन्टिन्यूसली जाता रहता है वो हमारा रेगुलर एन्युटी होता ही है, ठीक है। और जो लास्ट में बचता है वो हमारा हो जाता है एन्युटी एट द एंड। एप्रिसिएशन हम सबको पता है बेटा, किसी भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ना, दिस इज कॉल्ड एप्रिसिएशन, विच इज द एग्जैक्ट अपोजिट टू द डेप्रिसिएशन, ठीक है। आर्बिट्रेज, आर्बिट्रेज बेटा ये होता है, देखो काफी लोग ना प्रॉफिट मोटिव बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। मतलब किस तरीके से वो ट्रेडिंग करते हैं कि एक हमने शेयर्स खरीद लिया उस मार्केट से जहां पे उसके प्राइसेस कम लग रहे थे, ठीक है। आपने एक मार्केट में से शेयर्स खरीदे, आपको लग रहा था वहां पे अभी प्राइसेस कम है, ठीक है। आपके पास ऑलरेडी कुछ शेयर्स हैं, तो आपको लग रहा है दूसरे मार्केट में उसके प्राइसेस ज्यादा मिल रहे हैं, तो मैं वहां बेच देता हूं। तो यू आर डूइंग अ साइमल्टेनियस ट्रेडिंग, जहां पे आप एक साइड से तो शेयर्स या कुछ भी इंस्ट्रूमेंट्स खरीद रहे हो और दूसरी साइड से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स निकाल रहे हो, और फायदा दोनों तरफ आपको ही है। क्यों? क्योंकि जिस तरफ से आप खरीद रहे हो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, सिक्योरिटीज, वहां भी रेट लो है, और जहां आप बेच रहे हो जिस मार्केट में अपने इंस्ट्रूमेंट्स को, वहां रेट हाई है।
तो ये आर्बिट्रेज ना एक तरीके से साइमल्टेनियस ट्रेडिंग का एक वो होता है तरीका, जिसमें से हम कोशिश करते हैं टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, हमारा लॉस ना हो बस, ठीक है। और हम वहां पे जल्दी से शेयर्स खरीद लेंगे जहां उसके प्राइसेस कम लग रहे हैं, और जहां भी इसके प्राइसेस ज्यादा लग रहे हैं तुरंत से वहां पे उसको निकाल देंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका आर्बिट्रेज, जो कह रहा है साइमल्टेनियस परचेज ऑफ सेल ऑफ टू आइडेंटिकल कमोडिटीज या टू आइडेंटिकल इंस्ट्रूमेंट्स। एक तरफ से इक्विटी शेयर्स खरीदा क्योंकि उसके प्राइसेस कम लगे, दूसरी तरफ से इक्विटी शेयर्स निकाल दिए क्योंकि तब लगा कि उसके प्राइसेस ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, मार्केट में अच्छा खासा इनकम मिल जाएगा मुझे। तो दिस इज कॉल्ड आर्बिट्रेज। अब एसेट, एसेट हम सबको पता है, ओके, ये हमारे रिसोर्सेज होते हैं, ये हमारी वैल्यू एडिशन होता है, ये हमारा इकोनॉमिक रिसोर्स होता है जो हमें लंबे टाइम तक बेनिफिट देता है इन द फ्यूचर, राइट। तो ये सारी चीजें तो इतनी डिटेल में जाना नहीं है। एसेट्स क्या है सबको पता है, कितने टाइप्स के हो सकते हैं तो वो भी हमें पता है बेटा। फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, टैंजिबल, इंटैंजिबल, और फिर होता है हमारा करेंट और नॉन करेंट एसेट्स। तो करेंट एसेट्स हम सबको पता है, जो बेनिफिट हमें शॉर्ट टाइम के लिए मिल सकता है, लाइक विद इन अ ईयर के लिए, ठीक है, वो हमारा करेंट एसेट्स होता है, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू द कैश विद इन अ ईयर। लाइक कैश हो गया, अकाउंट्स रिसीव, डेटर्स होते हैं, है ना, आपका कैश तो होता है, ये मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बेटा, ओके। इन्वेंट्री होता है आपका करेंट एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अदर करेंट एसेट्स। तो ये सब आपको क्या हो जाएगा, करेंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स हम सबको पता है, जो हमें लंबे टाइम तक बेनिफिट देते हैं, एक बार एक्वायर करने से वो लंबे टाइम तक बेनिफिट देगा आपका, ठीक है, और वो इजिली कैश में कन्वर्ट नहीं कराया जा सकता, ओके, बिकॉज इट अफेक्ट्स द बिजनेस ऑपरेशन। बाय, एक बार आपने प्लांट ले लिया, ठीक है, एक बार आपने मशीनरी एक्वायर कर ली, तो बेटा ये क्या पर्पस होगा तुम्हारा, ये कोई मोटिव होता है कि तुमने 1 महीने पहले मशीनरी ली और 2 महीने बाद उसको बेचना चाहोगे, तो तुम्हारा खुद का ऑपरेशन अफेक्ट नहीं हो जाएगा। तो फिक्स्ड एसेट्स हम अक्वायर ही इसलिए करते हैं टू गेट द बेनिफिट फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड। अब एग्जांपल्स आप सबको भी पता है बेटा, आगे बढ़ते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स अभी हमने बात करी, those assets which cannot be seen, which cannot be touched, okay, but we can feel their value. How? By goodwill, by copyrights, by trademarks, right? These are intangible assets. आस्क ऑफर, ये इंपॉर्टेंट है, आस्क ऑफर, और इसी की तरह ना एक इसमें होगा बिडिंग, बिड, यस, ये रहा आस्क ऑफर ऊपर वाला जो है, और ये जो बिड है, ये समझो ये दोनों ना एक दूसरे के रिवर्स हैं, मतलब ऑपोजिट है, ठीक है। आस्क, देखो बिडिंग जैसे होता है, आप लोगों को पता है बिडिंग लगती है ना सिक्योरिटीज की, कि फाइनली किस रेट पे बिकेगा। जैसे वो आप लोगों ने देखा होगा, जो स्टॉक मार्केट जो वर्क करता है, तो पूरे दिन क्या चलता रहता है, पूरे दिन उसका फ्लक्चुएशन जो हम देखते हैं वो बिड फॉर्म में ही होता है, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ द डे जब मार्केट क्लोज होता है, तो वो बिडिंग क्लोज करके फिर फाइनल रेट दिखाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं बिजनेस क्लोजिंग पे हमारा क्या रेट था, ठीक है। तो पूरा दिन काम क्या होगा, आस्क, ऑफर और बिडिंग का, ठीक है। अब आस्क और ऑफर क्या होता है, एक बात है बेटा, ये कह रहा है लोएस्ट प्राइस एट विच एन ओनर इज विलिंग टू सेल हिज सिक्योरिटीज, ठीक है। एक लीस्ट प्राइस जिसपे ओनर जो है वो अपने सिक्योरिटीज को बेचना चाहता है, लीस्ट प्राइस एक, ठीक है। और बिडिंग उसका उल्टा हो गया, कि एक हाईएस्ट प्राइस जिसपे एक बायर खरीदना चाहता है, ठीक है। तो आपका आस्क और ऑफर क्या है, यू आर ऑफरिंग दैट मिनिमम, तो मैं इतने पे बेचूंगा ही बेचूंगा, ठीक है, द मिनिमम वैल्यू एट विच यू वांट टू सेल योर सिक्योरिटीज, दिस इज कॉल्ड ऑफर, ओके। उसके बाद जैसे इसमें लिखा हुआ है द ऑफर इज हायर देन द बिड, ठीक है। तो ऑफर जो होता है वो थोड़ा सा हायर होता है बिड से, ठीक है, बट बिडिंग का में पर्पस क्या होता है कि मैक्सिमम वैल्यू आप किस पे परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज उसका हो जाता है बिडिंग में। जैसे हम बिड का देखते हैं ना, कि मैक्सिमम जिस पे परचेज किया गया वो फाइनल किया जाता है, उस पे क्लोज किया जाता है, ठीक है, तो वो हमारा बिडिंग कहलाता है, बिडिंग ऑफर। तो ये हमारा आस्क, ऑफर और बिडिंग है। ऑडिट हम सबको पता है बेटा, ऑडिट क्या है, एक ऑडिट आपका एग्जामिनेशन एंड स्क्रूटनी ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दिस इज ऑडिट, राइट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करना, उसको इवैल्यूएट करना, उसका स्क्रूटिनाइज करना ही हमारा ऑडिट कहलाता है, सो दैट कि हम कंक्लूड कर सके कि भाई तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई दिक्कत तो नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस फ्लक्चुएट तो नहीं है, या ओवर स्टेटेड या अंडर स्टेटेड तो नहीं है, ठीक है। तो ये सब हम ऑडिट करते हैं। आप लोगों का कभी काम ऑडिट का ही होगा, राइट। तो आप लोग पढ़ ही रहे हो, सीए बनना ही है इसीलिए, बिकॉज ऑडिट ही करना है आप लोगों को, तो यस, यू विल बी द नेक्स्ट ऑडिटर्स, फाइन।
यस, देन वी हैव बैड डेब्ट्स। बेटा बैड डेब्ट्स हम सबको पता है, जो हमसे उधार लेके जाते हैं, देयर इज अ प्रोविजन, देयर इज अ चांसेस कि कल को वो बैड में कन्वर्ट हो जाएंगे। दैट मीन्स कि क्या पता वो रिटर्न ना करे इसको, ठीक है। हमारा जो डेट हमने जो किसी को दिया है, क्या पता वो ना आए वापस, ठीक है। तो दिस इज बैड डेब्ट्स, एंड देयर इज अ हाई चांसेस इन द बिजनेस व्हेन यू आर गिविंग डेट्स टू एनीवन, ठीक है, कि वो एट द एंड बैड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो उसके लिए प्रोविजन हम पहले से ही बना के चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, राइट। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट हम सबको पता है बेटा। देखो बैलेंस शीट एक होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और एक होता है फाइनेंशियल पोजीशन, राइट। डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन? ऑडिट बेटा, ऑडिट इज द एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स एंड अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो भी कंपनी के, जैसे अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो व्हेन यू आर एग्जामिनिंग, व्हेन यू आर चेकिंग एवरी आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कि क्या ये ठीक से रिकॉर्ड किया गया है या नहीं किया गया, और देयर इज अ फ्लक्चुएशंस इन द वैल्यूज, सम आइटम्स आर अंडरस्टेटेड और सम आर ओवरस्टेटेड, तो बेटा वो सब आपका होता है ऑडिट करने वाला काम, ठीक है। Yes, I am saying कि do you know what is the difference between financial performance and financial position? Financial statements के दो पार्ट होते हैं बेटा। एक होता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्टेटमेंट जो बनाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कौन सा स्टेटमेंट, बताओ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के दो पार्ट होते हैं। आप लोगों ने बनाया हुआ है, यही काम ही है आप लोगों का, स्टेटमेंट्स बनाने वाला ही काम है आप लोगों का। तो यस, वेरी गुड। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के दो पार्ट होते हैं, है ना। एक होता है इनकम स्टेटमेंट, एक होता है पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट जो है वो परफॉर्मेंस बताता है बिजनेस का, एंड परफॉर्मेंस किससे पता चलता है? विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग पीएनएल जो आप बनाते हो, ठीक है, वो इनकम एक्सपेंडिचर जो आप बनाते हो, वो आपका इनकम स्टेटमेंट होता है, जो आपकी परफॉर्मेंस को बताता है कि हाउ यू आर परफॉर्मिंग, ठीक है, ऑपरेशंस कैसा चल रहा है आपका। वेरी गुड। एंड द अनदर वन इज पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट मतलब आज के टाइम में आप मार्केट में कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपका बिजनेस कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, वो हमें पता चलता है विद द हेल्प ऑफ पोजीशन स्टेटमेंट। एंड पोजीशन स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें कौन सा स्टेटमेंट बनाते हैं? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आपका स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, आपका फाइनेंशियल हेल्थ बताता है कि कितने साउंड हो आप लोग, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स द बॉन्ड। बॉन्ड हम सबको पता है, ठीक है, डेट लेते हैं, ठीक है। डेट लेने से जब हम डेट लेते हैं तो एक बॉन्ड साइन करवा लिया जाता है। इट इज अ काइंड ऑफ प्रोमिसरी नोट, ठीक है, जहां पे बायर जो है वो प्रॉमिस कर रहा है कि बोरोवर जो है वो प्रॉमिस कर रहा है कि बेसिकली इफ आई हैव टेकन द लोन, ओके, तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं इतने डेट पे, इस टाइम पीरियड तक, मैं इतना अमाउंट अलोंग विद द इंटरेस्ट रीपे कर दूंगा। तो बॉन्ड जो होता है, इट इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जो काम कर रहा है एज अ प्रोमिसरी नोट बिटवीन द बोरोवर एंड द लेंडर, कि भाई तुमने प्रॉमिस किया है कि तुम इस डेट तक इतना अमाउंट हमारा रीपे कर दोगे, ठीक है। एंड ये साइंड होता है, ये डॉक्यूमेंट जो आपका बॉन्ड है, ठीक है। तो सब कुछ सिंपल ही है अभी तक। तो बुक वैल्यू देखो, एक होता है बुक वैल्यू, एक होता है फेस वैल्यू, ठीक है। ये एसेट्स में भी देखते हैं, ये सब हम शेयर्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में भी देखते हैं अपना, ठीक है। तो बुक वैल्यू देखो, एक होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू होता है जिसपे तुमने बेसिकली अक्वायर किया एसेट्स को, या अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की, तो तुमने किस फेस वैल्यू, मतलब किस पे तुम, कितनी वैल्यू पे तुमने शेयर्स को इशू किया। सपोज करो सिक्योरिटीज जो है वो मार्केट पे 100 रुपीज पर शेयर इशू किया गया है, तो 100 रुपीज इज फेस वैल्यू, एंड बुक वैल्यू इज कि किस वैल्यू पे वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड की जा रही है, ठीक है। तो वो होता है आपका बुक वैल्यू। बुक वैल्यू जो होता है ना, कभी कभी हम अपने आप को ओवर स्टेटमेंट दिखाने के लिए या प्रॉफिट में दिखाने के लिए, ऑडिटर में अपने आप को हाई शो करने के लिए, ऑडिटिंग में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस कर देते हैं बुक वैल्यू में। तो बोला जाता है बुक वैल्यू मे और मे नॉट शो द ट्रू पिक्चर ऑफ द बिजनेस। क्यों? क्योंकि देयर इज अ हाई चांसेस कि आप उसमें कुछ फ्लक्चुएशंस कर दो, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो हम कुछ भी दिखा सकते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी कॉर्पोरेट फेलियर्स ही बेटा इसलिए हुए हैं क्योंकि उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स को ना
बहुत ज्यादा ओवरस्टेट करके दिखाया हुआ था। द फेमस एग्जाम्पल हियर इज द एनरॉन कंपनी, ठीक है। एनरॉन कंपनी आप पढ़ना एक बार, यूएसए की कंपनी थी, ओके। 1991 में ये बबल बस्ट हुआ था इसका, एंड ये हुआ था, रीजन यही था बिकॉज ऑफ दैट ओवर स्टेटिंग देयर बुक वैल्यूज, ठीक है। ये कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़ के दिखा रहे थे कि भाई हमने इतना एक्वायर कर रखा है, हाँ इतने की वैल्यू है हमारे पास, एक्चुअल में उनका कुछ हो नहीं रहा था वो चीज। तो प्रॉफिट ओवर स्टेट करके दिखाना लंबे टाइम तक के लिए बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ सकता है बिजनेस पे। देयर इज अ हाई चांसेस कि बिजनेस डूब भी जाए, ओके। तो बुक वैल्यू आपका वही होता है कि एक्चुअल आपका वैल्यू क्या है, दैट इज टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। तो जो कि हम बड़ा फ्लक्चुएट करके भी दिखाते हैं कि देखो भाई, दिस इज द टोटल, जो हमारा बचा हुआ पार्ट है टोटल एसेट्स में से, जब मैंने टोटल लाइबिलिटीज को हटा दिया, ठीक है, तो दैट मीन्स जो मेरा ये बचा हुआ पार्ट है, तो देखो हम इतना अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो ये हम थोड़ा सा फ्लक्चुएट भी कर देते हैं अपने आप को ऊपर रखने के लिए। ब्रेक इवन पॉइंट हम सबको पता है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया है, द पॉइंट वेयर देयर इज अ नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, राइट। बजट, वेयर यू रिकॉर्ड योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड, राइट। तो बजट हमारा वो होता है। बियर, अब देखो तुम लोग को ये क्वेश्चन पहले भी आया था जब हम ऑर्गेनाइजेशन कर रहे थे, शायद बिजनेस एनवायरनमेंट या फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बियर और बुल वाला कॉन्सेप्ट आया था, है ना। तो इसको यहीं पे समझो, देखो शेयर मार्केट जो होता है ना, जब ये इसमें फ्लक्चुएशंस हो रहे होते हैं रेट में, तो बेटा इसका सिंबॉलिक टर्म्स भी रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका सिंबॉलिक टर्म्स जो है वो बियर और बुल के फॉर्म में दिया जाता है। बियर जो होता है ना बेटा, वो ये शो कर रहा है कि आगे आने वाला जो फ्यूचर मार्केट है ना, वो बड़ा लो होने वाला है, ठीक है। देयर इज अ टेंडेंसी कि स्टॉक मार्केट लो रहेगा, शेयर के प्राइसेस कोई हाई नहीं होने वाले, ठीक है, ये ऑलमोस्ट लो ही रहेंगे। तो बियर मार्केट जो है ना, ये जो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, इनको एक फ्यूचर फ्यूचर वे दिखा रहा है कि देयर इज अ हाई चांसेस कि फ्यूचर में अभी स्टॉक मार्केट में मंदी छाई रहेगी, रिसेशन टाइम पीरियड रहेगी। तो बियर ना वो दिखाता है आपका, ठीक है। अच्छा, बेस प्राइस, बेस प्राइस आपका क्या होता है कि द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी एट द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेडिंग डे। मार्केट आज खुला, सुबह 9 बजे खुल गया शेयर मार्केट, ठीक है। मार्केट खुलते ही शेयर्स का प्राइस कहां से स्टार्ट होता है, ओके, स्टार्ट कहां से आप करते हैं, ओके। तो वो आपका होता है बेसिकली ब्रेस प्राइस, जहां से मार्केट ओपन हुआ है, जिस प्राइस से अब बिडिंग स्टार्ट होगी फर्दर। बट वो फर्स्ट कैप क्या था जहां से सिक्योरिटीज ने अपनी रफ्तार पकड़ी, स्टार्ट हुआ उस रेट से, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड बेस प्राइस, विच हेल्प्स टू डिटरमाइन द मिनिमम एंड मैक्सिमम प्राइस, ठीक है। तो ये आपका बेस प्राइस होता है। बास्केट ट्रेडिंग बेटा कुछ नहीं है, बास्केट ट्रेडिंग आपका बेसिकली क्या है, लाइक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जहां पे हम क्लब कर लेते हैं अपने डिफरेंट एसेट्स को। सिमिलरली बास्केट ट्रेडिंग में क्या होता है, आप अपने पैसे ना बहुत सारी सिक्योरिटीज पे लगा लेते हो, ठीक है, कुछ इक्विटी शेयर्स में, कुछ प्रेफरेंस शेयर्स में, कुछ बॉन्ड्स में, ठीक है, कुछ मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट्स में। तो वो है आपका काइंड ऑफ बास्केट ट्रेडिंग, ठीक है। उसके बाद है बियर मार्केट। अभी मैंने बताया बियर इज एन काइंड ऑफ एक एस्टिमेशन जो एक ट्रेडर लगा रहा है, एंड बियर मार्केट विच इज एक्चुअली हैपनिंग इन द मार्केट, कि हाँ भाई एक्चुअली में ये बियर मार्केट ही जा रहा है, प्राइसेस कॉन्टिन्यूसली लो जा रहे हैं, ठीक है। जन्नत बेटा प्रॉब्लम हो रही है आज आपको? यहाँ सब कुछ ठीक है बेटा, सब स्टूडेंट्स को क्लियर हो रहा है, एक बार आप चेक करो, उधर ही प्रॉब्लम है। फाइन, ओके आगे बढ़ते हैं बेटा एक बार। नेक्स्ट वन वी हैव इज बाडला। क्या होता है बाडला, देखिए, कैरिंग फॉरवर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन फ्रॉम वन सेटलमेंट पीरियड टू द नेक्स्ट विदाउट अफेक्टिंग डिलीवरी। देखो क्या है, बेसिकली आप लोग जब सेल एंड परचेज वाला काम करते हैं, ठीक है, इसको ऐसे समझो जैसे हम लोगों ने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया, ठीक है, ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया हमने, और अभी हमें डिलीवरी नहीं हुई है, ठीक है, अभी हमें डिलीवरी नहीं हुई है, ठीक है, पर हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था
कि ओके हमारा यहाँ पे क्या है कि इतने पे प्राइस है आपका, ठीक है, ये आपका रहेगा डिलीवरी डेट, इतने पे गुड्स एंड सर्विसेज इतने डेट तक आपको मिल जाएगा, फाइन। और जब मिल जाएगा डिलीवरी तो आप पेमेंट कर देना, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन कर लिया कि भाई इतने डेट पे डिलीवरी मिलेगी और पेमेंट भी उस डेट पे कर दिया जाएगा। बट कभी कभी क्या होता है कि हमने जो डिलीवरी किया है, ठीक है, दैट मीन्स हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, उस कॉन्ट्रैक्ट को वो हम फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। कि पहले डिलीवरी मिल गई, फिर आपने अभी पेमेंट रोक रखा है, ठीक है, पेमेंट आप बाद में कर रहे हो, या आपने पेमेंट एडवांस में कर दिया है, ठीक है, बट आप लोगों को डिलीवरी यहाँ पे बाद में मिल रहा है। तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर ट्रांसफरिंग योर सेटलमेंट पीरियड, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है कि शायद डिलीवरी पहले मिल रही है एंड प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो आप बाद में दे रहे हो, या फिर प्रोडक्ट का प्राइस एडवांस में दे दिया है बट डिलीवरी आपको बाद में हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड बादला, जहां पे आप क्या होता है कि अपने सेटलमेंट को जो आपने ऑलरेडी कर रखा है, ट्रांजेक्शन को, ठीक है, उसको आप फ्यूचर में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका बादला। ओके, देन नेक्स्ट वन वी हैव इज ब्लू चिप्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करो बेटा, ब्लू चिप्स को। ब्लू चिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, देर इज अ हाई चांसेस कि ब्लू चिप्स वो आपसे पूछेगा। देखो, ब्लू चिप्स कुछ नहीं है, काइंड ऑफ शेयर्स ही होते हैं, बट शेयर्स क्या है, शेयर्स तो हर कंपनी के जो सिक्योरिटीज है उनको हम शेयर्स ही बोलते हैं, ठीक है। हर कंपनी का जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो शेयर्स ही कहलाता है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसे करके, ठीक है। बट बेटा कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जिनको अपना एक ना रिस्पेक्ट मिला हुआ है, कुछ कंपनी के शेयर्स ऐसे होते हैं जिनको टैग मिला हुआ है, ठीक है। जैसे कंपनी होते हैं ना, सेंसेक्स में जैसे हैं, और निफ्टी 50 होते हैं कि ठीक है, टॉप 100 कंपनीज इसमें इंक्लूड की जाती हैं। वैसे ही आप समझ लो ब्लू चिप्स होते हैं। ब्लू चिप्स होते हैं आपके बड़ी बड़ी कंपनी के शेयर्स, नॉर्मल कंपनी नहीं होती है बेटा, ठीक है। इनका भी एक जैसे मार्केट में डीलिंग है, इंफोसिस वगैरह है, रिलायंस है, टाटा है, इनके जो शेयर्स होते हैं ना, ये नॉर्मल शेयर्स नहीं कहलाते, ये ब्लू चिप कंपनीज होती हैं, ठीक है। तो इनके शेयर्स भी हमारे ब्लू चिप्स कहलाते हैं, कि ये रिप्रेजेंट करते हैं उस कंपनीज को जिनका मार्केट पीरियड अभी बहुत अच्छा चल रहा है, दे आर डूइंग वेरी गुड इन द मार्केट, ठीक है, दे हैव अ रेप्यूटेशन इन द मार्केट, तो वो आपका ब्लू चिप होता है। ब्लू चिप कंपनीज के शेयर्स को ही हम ब्लू चिप्स बोलते हैं, ठीक है। ब्लू चिप कंपनीज मतलब आर रेप्यूटेबल कंपनीज, ओके, फाइनेंशियल साउंड कंपनीज, जिनका बहुत अच्छा ही रिकॉर्ड होता है विद रिलेटेड टू द प्रॉफिट, अर्निंग्स, डिविडेंड्स, कुछ भी हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है बेटा। ओहो बेटा, ये देखो, ये भी रिस्पेक्टफुल है हमारा बड़ा। इट इज अ मेजरमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन स्टॉक प्राइस ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टॉक एंड द मूवमेंट ऑफ द होल मार्केट, ओके। बेटा देखो, जब स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होती है तो देयर आर मेनी सिक्योरिटीज जहां पे पूरा द टाइम पीरियड बिडिंग चल रहा है, ठीक है, फ्लक्चुएशंस हो रहा है, अभी मार्केट में ये रेट है, अभी कुछ टाइम बाद कुछ और हो गया, ठीक है, लो हाई चलता जा रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया जब सारे सिक्योरिटीज का ऐसा हो रहा है, ओके। बेटा कॉन्सेप्ट आता है क्या बेटा, आपको वॉइस में जो हो रहा है ना मॉड्यूलेशन, उससे प्रॉब्लम हो रही होगी जन्नत। हाँ, आप बैकअप में देख लेना, अगर कोई प्रॉब्लम है नेटवर्क का आपकी साइड से ही है, जो मुझे पता है इधर सबको स्टूडेंट को क्लियर हो रहा है, तो आप बैकअप में देख लेना, ठीक है। चलो, ओके। तो यस, बेटा कॉन्सेप्ट हमारा क्या था कि जब किसी एक इंस्ट्रूमेंट्स में फ्लक्चुएशन हो, ठीक है, उसकी वजह से जब पूरे मार्केट, ओके बेटा, जब पूरे मार्केट में आपका इफेक्ट पड़ जाए एक शेयर्स के फ्लक्चुएशंस में, ठीक है। सपोज करो इक्विटी शेयर्स का रेट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस हो रहा है, कभी 100, 150, 200, 40, 50 ऐसे करके फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, ठीक है। बाकी प्रेफरेंस शेयर स्टेबल्स है, मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट शेयर्स जो है आपके वो एकदम ठीक है, म्यूचुअल फंड्स में जितने भी आपके वो लगाए गए हैं इंस्ट्रूमेंट्स वो भी ठीक है अभी, ठीक है, वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बट ये जो एक शेयर्स बड़ा आउट परफॉर्म कर रहा है, हाईली फ्लक्चुएट है, उसकी वजह से जो आपका मार्केट, पूरे मार्केट का इफेक्ट हो रहा है रेट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बेटा कॉन्सेप्ट। कि व्हेन वी आर स्टडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन वन स्टॉक प्राइस, ओके, with the movement of the whole market, this is called beta concept. Next one we have is bid, जो कि हमने पहले ही देख लिया है, ठीक है, the highest price which a buyer is willing to pay, है ना। आपने बिडिंग में देखा ही होगा ना, बायर जो होता है वो मैक्सिमम कितना दे सकता है, बिडिंग में यही होता है, ओके। और ऑफर में क्या होता है कि मिनिमम वैल्यू जिसपे तुम्हें सेलर ऑफर कर रहा है कि इतना तो चाहिए ही चाहिए मुझे,
ठीक है, और वो कोशिश करता है कि थोड़ा सा ज्यादा रखे, उसके लिए मिनिमम होता है कहने के लिए, बट बायर के लिए तो वो मिनिमम नहीं होगा, फिर नेगोशिएशंस होंगे, ठीक है। तभी हम कहते हैं बिडिंग वाला जो होता है ना वो थोड़ा सा हाई ही होता है एज कंपेयर टू जो ऑफर है, ठीक है। यस, ब्रोकरेज फर्म, ब्रोकर्स बेटा, ब्रोकरेज फर्म बोलो, ब्रोकर्स बोलो, कमीशन से मतलब है ये लोग बायर ऑफ शेयर्स एंड द सेलर ऑफ सिक्योरिटीज के बीच में मीडिएटर्स होते हैं, जो फैसिलिटेट करवाते हैं सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ शेयर्स को, अपना कमीशन लेते हैं, और बस इनका यही काम है, कमीशन बेसिस पे ही इनका इनकम होता है, ठीक है। तो ये ब्रोकरेज वालों का काम होता है। अच्छा, देन वी हैव इज बुल मार्केट। बुल मार्केट इज द ऑपोजिट ऑफ बियर मार्केट। बियर मार्केट क्या था, जब आपका जो ट्रेडिंग है वो बड़ा ही रिसेशन पड़ गया, उसमें मंदा पड़ गया एकदम, ठीक है, मंदी वाला टाइम पीरियड आ चुका है। बुल मार्केट इसका ऑपोजिट होता है, जब आपका जो स्टॉक मार्केट है ना वो कॉन्टिन्यूसली अपवर्ड जा रहा है, प्राइसेस आर कॉन्टिन्यूसली राइजिंग ऑफ द शेयर्स, ओके। तो ये आपका बुल मार्केट होता है जहां पे देयर इज अ हाई चांसेस टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि अभी शेयर्स के प्राइसेस बहुत हाई जा रहे हैं, तो इसमें क्या करते हैं लोग, जल्दी 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 सेल करने की कोशिश करते हैं और ज्यादा से ज्यादा लेवरेज कमाने की कोशिश करते हैं बुल मार्केट में, ओके। बिजनेस डेज होता है बेटा, वर्किंग डेज लाइक मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। बिजनेस डेज होता है जिसमें बिजनेस वर्क करती है। नॉर्मली जो बिजनेस डेज माना जाता है ना बेटा वो मंडे टू फ्राइडे होता है। सैटरडे संडे को आपका मार्केट क्लोज होता है, शेयर मार्केट भी आपका क्लोज रहता है, सेबी और स्टॉक मार्केट आपका क्लोज रहता है, ये सब, ठीक है, सैटरडे संडे को। और पब्लिक हॉलीडेज के दिन भी हमारा हॉलीडे माना जाता है, ठीक है। तो बिजनेस डे मतलब एक्सेप्ट फ्रॉम द वीकेंड्स एंड पब्लिक हॉलीडेज, जो भी डे है हमारा वो हमारा बिजनेस डे है, ठीक है। सर एक बार और बता दीजिए। बिजनेस डे बेटा आपका है कि किस टाइम पीरियड, किस किस डे पे मार्केट चल रहा है, ओके, ओपन है, ट्रांजैक्शन सिस्टम पूरा हो रहा है, ठीक है। तो आपको भी पता है बिजनेस डेज होते हैं जिस टाइम पीरियड पे हम काम कर रहे हैं। अब ऑफिस वर्किंग आवर्स आपको पता ही है, ऑफिस डेज वर्किंग डेज आपको पता ही है। नाउ टुडे इज सैटरडे एंड टुमारो इज संडे, फाइन। तो सैटरडे संडे हम वीकेंड में काउंट करते हैं बेटा। तो वीकेंड जो है ना वो बिजनेस डेज में इंक्लूड नहीं होता। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है वो आपका मंडे से फ्राइडे चलता है, सैटरडे संडे को क्लोज रहता है। और आपका पब्लिक हॉलीडे के दिन भी आपका मार्केट बंद होता है। तो हम पब्लिक हॉलीडे को भी जो है वो बिजनेस डेज में काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। लाइक कोई फेस्टिवल हो गया, दिवाली, होली, है ना, गांधी जयंती, ये सब तो नेशनल फेस्टिवल हो गए, तो ये सब तो मैंडेटरी क्लोज रहेंगे आपके, फाइन। तो बिजनेस डे मतलब किस किस दिन मार्केट खुला हुआ है, और वो किस किस दिन खुला होता है बस ये ध्यान रख लो, किस दिन नहीं खुला होता, बाकी सब दिन खुला होता है। तो किस दिन नहीं खुला होता? वीकेंड पे, दैट इज सैटरडे एंड संडे, एंड पब्लिक हॉलीडे पे, ओके। दिस इज बिजनेस डे। देन वी हैव बोनस। बोनस हम सबको पता है, बोनस क्या होता है, जब कंपनी के पास ज्यादा प्रॉफिट होता है, ज्यादा रिजर्व्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो वो कहते हैं हमारे कैपिटल को इंटैक्ट रखने के लिए लोगों को फ्री में बोनस इशू कर देते हैं। तो ये तब किया जाता है जब कंपनी के पास लार्ज प्रॉफिट हो जाता है, ओके, और जब लार्ज अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स होते हैं उसके पास, तब हम बोनस फ्री ऑफ कॉस्ट अपने शेयर होल्डर्स को इशू कर देते हैं। आप लोगों ने बोनस शेयर्स पढ़ा होगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड बोनस ही ओनली। फैक्ट्रीज में भी बोनस दिया जाता है एट द टाइम ऑफ दिवाली, राइट। तो वो दूसरा बोनस होता है, ठीक है, वो दूसरे टाइप का बोनस होता है। यहां मैं बोनस की बात कर रहा हूं इन द रिलेटेड टू द शेयर्स। बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स तब इशू किए जाते हैं जब कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है या लार्ज अमाउंट ऑफ रिजर्व्स एक्यूमुलेट हो गया है और कंपनी नहीं चाहती ये पैसा बाहर जाए, तो वो बोनस शेयर्स इशू कर देते हैं, जहां पे एम्प्लॉयज जो होते हैं उनको शेयर होल्डिंग राइट्स भी मिल जाते हैं, ओके। देन वी हैव इज बुक क्लोजर। जिस भी डेट पे आपका अकाउंट्स क्लोज हो रहा है, नॉर्मली हम यही बोलते हैं कैलेंडर ईयर के हिसाब से 31 दिसंबर, एंड अपना फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से 31 मार्च इज द क्लोजिंग, बुक क्लोजिंग जो डेट्स होता है वही होता है ये सब, ठीक है। ब्रोकरेज, बार बार ये रिपीट हो रहा है बेटा, कमीशन के लिए बैठे हैं, परचेज और सेलिंग के लिए, ठीक है, उनके मीडिएटर हैं। बुल मार्केट बता ही दिया मैंने आपको, ठीक है। बिजनेस रिस्क बेटा, बिजनेस रिस्क होता है ऑपरेशनल रिस्क, ठीक है। एक होता है फाइनेंशियल रिस्क और एक होता है ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क होता है बिजनेस रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क जो होता है वो होता है जैसे आपने लोन लिया, देर इज अ हाई चांसेस कि आप ये लोन को रीपे ना कर पाओ, आप अपने जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसको आप रीपे ना कर पाओ,
तो बेटा वो क्या है, वो आपका फाइनेंशियल रिस्क है, जहां पे डर है कि आप अपनी लाइबिलिटी सेटल नहीं कर पाओगे, ओके, रीपे नहीं कर पाओगे। बट बिजनेस रिस्क जो होता है वो होता है ऑपरेशनल रिस्क, ठीक है। जैसे कि आपने आपने बेसिकली क्या किया, आपने सप्लायर से सामान ले लिया, ठीक है, पेमेंट हो पा रही है नहीं हो पा रही ये देखना पड़ेगा। और क्या हो सकता है बिजनेस रिस्क में बेटा, ये भी हो सकता है कि चल सपोज करो थोड़े टाइम के लिए लॉकडाउन लग गया बिजनेस पे, ठीक है। अभी जैसे कोविड में हमने देखा, शटडाउन हो गया था बिजनेस, लॉकआउट हो गए थे फैक्ट्रीज, ठीक है, लॉकडाउन लग गया था हर जगह, तो बिजनेस पे भी ताला लग गया था, ठीक है, एक्टिविटीज बंद थी। तो वो क्या था, लोग इसमें डरे हुए थे कि बिजनेस रिस्क हमें बहुत ज्यादा अभी हो रहा है, बिकॉज ऑपरेशंस नहीं हो रहा, ठीक है। डेट की बात नहीं कर रहे वो, डेट की अभी चिंता नहीं थी उनको, ये चिंता थी कि भाई ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है, ऑपरेशंस नहीं हो पा रहे हैं, तो पता नहीं हम अपने जो शॉर्ट टर्म जो हमारे ऑब्लिगेशंस हैं उसको भी पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, टाइम पे हम प्रोडक्ट बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, मार्केट में भेज पाएंगे या नहीं भेज पाएंगे, सप्लायर्स को पेमेंट कर पाएंगे कि नहीं, अपने स्टाफ को, अपने एम्प्लॉयज को पेमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये सारा क्या होता है, ऑपरेशनल रिस्क, जो कि डेट के थ्रू नहीं होता, डेट तो फाइनेंशियल रिस्क में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। फिर आता है हमारा बायर, बायर इज वन हु परचेज द सिक्योरिटीज और हु परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। कॉल ऑप्शन, बेटा एक होता है कॉल ऑप्शन और एक होता है पुट ऑप्शन, ठीक है। कॉल ऑप्शन क्या होता है, जिसमें बायर के पास राइट है कि वो अपना शेयर्स जो है वो परचेज कर सकता है, ठीक है, बट अभी उसको ये राइट नहीं मिला है कि वो सेल भी कर दे, ओके। ऐसा समझो कॉल ऑप्शन ये है जहां पे तुम्हें अभी इतना राइट है दैट यू कैन परचेज द शेयर्स, बट राइट नाउ यू कैन नॉट सेल द शेयर्स। इन द पुट ऑप्शन आपके सामने ऑफर ही रखा जाता है कि नाउ यू कैन सेल द सिक्योरिटीज ऑल्सो, ओके। तब वहां पे क्या होता है, आपको बाइंग नहीं करनी होती, आपको सेलिंग करनी होती है। आप ऐसे समझ लो ना, शेयर्स लिए खरीदे और शेयर्स बेचने हैं। जब शेयर्स खरीद रहे हो तो वो कॉल ऑप्शन है, ठीक है, आपको बोला जा रहा है दैट परचेज द शेयर्स, दिस इज द राइट टाइम, ओके। दिस इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग है आप लोगों के लिए कि यहाँ पे आपको मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, मोस्ट चीपेस्ट वैल्यू पे आप लोग ये खरीद सकते हो, ठीक है। दैट इज कॉल ऑप्शन। अभी आप बट बेचना नहीं है, बेचना नहीं है आपको, सिर्फ खरीदना है, ठीक है, होल्ड करके रख लो। फिर मार्केट जैसे ही मतलब मार्केट को देखते हुए व्हेन देयर इज अ बुल मार्केट, तो आपके सामने पुट ऑप्शन आता है। पुट ऑप्शन मतलब नाउ यू कैन सेल द सिक्योरिटीज। तो कॉल ऑप्शन क्या है, व्हेन यू कैन ओनली बाय द शेयर्स एंड जस्ट होल्ड इट, डोंट सेल इट। एंड पुट ऑप्शन क्या है, अब बाय मत करो, अब जो तुमने होल्ड करके रखा हुआ है उनको निकालो, उनको बेचो, ठीक है। तो वो आपका पुट ऑप्शन होता है। तो एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन इसमें दे रखा है, बाद में देखेंगे, ठीक है। कैपिटल बजटिंग, बेटा फाइनेंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है, कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग हमारा लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं, जिसको एक बार हमने कर दिया तो हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। लाइक इन्वेस्टमेंट इन द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, इन्वेस्टमेंट इन द लॉन्ग टर्म एसेट्स, राइट। ये आपका कैपिटल बजटिंग होता है, जिसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कह सकते हो, कि आपने एक बार अगर ये एक्सपेंडिचर कर दिया तो समझो इसमें बहुत बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व है, बेनिफिट भी बहुत लंबा मिलेगा, ठीक है। तो यही होता है कि सोच समझ के करना होता है। कैपिटल बजटिंग को हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी बोलते हैं। आप लोगों ने जब 12th में बिजनेस पढ़ा होगा, तो 12th के बिजनेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला जो यूनिट है, उसमें आपको 3 डिसीजंस पढ़ाए जाते हैं, फाइनेंशियल डिसीजंस, ठीक है। एक होता है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक होता है आपका डिविडेंड डिसीजन, ठीक है, और एक होता है आपका फाइनेंसिंग डिसीजन। तो ये जो कैपिटल बजटिंग है ना बेटा, वो हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आता है। क्यों? क्योंकि हमें ये देखना है कि हम अपना पैसा किस लॉन्ग टर्म एसेट्स में लगाएं। क्यों? क्योंकि अगर एक बार लगा दिया ना, तो ये रिवर्स नहीं हो सकता। आप चाहो कि आप इसको वापस कर दो, नो, ऐसा नहीं हो पाएगा, ओके। तो इसलिए बड़े ध्यान से सोच समझ के लगाना पड़ता है। तो इसमें ज्यादातर फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूड होते हैं हमारे। कैपिटल गेन यील्ड, कैपिटल गेन यील्ड मतलब क्या दे रखा है, कैपिटल गेन ड्यूरिंग अ गिवन ईयर डिवाइडेड बाय द बिगनिंग प्राइस, ओके। मतलब एक साल में शेयर्स में से जो आपको प्रॉफिट हुआ, कैपिटल गेन हुआ, और जो बिगनिंग में प्राइस था शेयर का, वो अगर आप डिवाइड कर दो तो आपका कैपिटल गेन यील्ड निकल के आ जाता है,
ठीक है। कैपिटल गेन यील्ड क्या होता है बेटा, कि जो भी शेयर्स की ट्रेडिंग करने से आपको प्रॉफिट हुआ है, दैट शुड बी डिवाइडेड बाय द बिगिनिंग प्राइस ऑफ द शेयर्स, जो निकल के आया वो होगा कैपिटल गेन यील्ड। ओके, देन वी हैव कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट हमने मतलब सेबीज की बात कर ही ली थी, तो सेबी के अंडर कैपिटल मार्केट आ ही जाता है। ठीक है, यूजुअली कैपिटल मार्केट जो है वो ट्रेडिंग में काम करता है। ठीक है, कैपिटल मार्केट भी दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में शेयर्स को फर्स्ट टाइम इशू किया जाता है, और सेकेंडरी मार्केट में जो ऑलरेडी इशूड शेयर्स हैं उनको दोबारा से री इशू किया जा रहा है। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट आपका वो है जहां पे लॉन्ग टर्म शेयर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनकी ट्रेडिंग होती है। ठीक है, लाइक सेबी इज अ कैपिटल मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज इज अ कैपिटल मार्केट। कैश बजट, where we only record the cash inflows and cash outflows, is known as cash budget. Okay, क्रेडिट पीरियड, जितने टाइम तक के लिए आप लोगों ने उधार ले रखा है, दिस इज कॉल्ड क्रेडिट पीरियड। लाइक 4 साल के लिए लोन मिला है तो 4 years इज व्हाट क्रेडिट पीरियड। ठीक है, क्लोजिंग प्राइस, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक होता है बिगिनिंग प्राइस जो मार्केट के स्टार्टिंग में जब खुलता है तो क्या रहता है, और एक होता है हमारा क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, जब मार्केट बंद हुआ, जैसे आज शाम को 5 बजे जब मार्केट बंद होगा तो हमारा फाइनल रेट क्या रहेगा ये सिक्योरिटीज का, वो हमारा क्लोजिंग प्राइस होता है। ठीक है, देन वी हैव कमर्शियल पेपर, इट इज ऑल्सो अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म प्रोविजरी नोट्स ऑफ लार्ज फर्म्स। ठीक है, जो कि ये दिखाते हैं कि वी विल रीपे दिस अमाउंट, ओके, एट अ फिक्स्ड इंटरवल। कमोडिटीज, हम सबको पता है कमोडिटीज क्या होती हैं। इट इज अ प्रोडक्ट, ओके, इट इज अ टैंजिबल थिंग जिसके लिए बायर वो परचेज कर रहा है। ओके, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, कन्वर्टेबल शेयर्स जैसे आप लोगों ने पढ़ा है ना, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, इक्विटी शेयर्स होते हैं, देन हमारे डिबेंचर्स होते हैं। तो कन्वर्टेबल जो सिक्योरिटीज होते हैं, मतलब क्या हम इक्विटी को प्रेफरेंस बना सकते हैं, प्रेफरेंस को इक्विटी बना सकते हैं, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो दिस इज कॉल्ड कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। कंसोलिडेशन आप लोगों ने कंपनी अकाउंट्स में पढ़ते हैं। ठीक है, जब दो बिजनेस या दो से ज्यादा बिजनेस आपस में मर्ज हो जाती हैं और एक बिजनेस का जो एसेट्स और लाइबिलिटीज है वो दूसरे में ट्रांसफर किया जाता है, वो होता है हमारा कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन क्या होता है बेटा, जब दो या दो से ज्यादा कंपनी मर्ज कर जाती हैं, एक ही बन जाती हैं, तो उनमें से जो लोग हैं जो एसेट्स को अब एक कंपनी से दूसरे में ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज अब कंपनी तो एक ही रही, राइट, तो एसेट्स टुकड़ों में क्यों रहेंगे कि ये एसेट्स उस कंपनी में रहेगा और ये वाला एसेट्स उसमें रहेगा। कंपनी अब एक हो चुकी है, इट बिकम मर्ज्ड। ठीक है, तो आप एक कंपनी के एसेट्स जो है दूसरी कंपनी में डाल देते हैं, दिस इज कॉल्ड कंसोलिडेशन। देन वी हैव क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स जिनसे लोन ले रखा है। ठीक है, क्रेडिटर्स हमारे वो होते हैं बेसिकली, ये हमारी लाइबिलिटीज होती हैं। ठीक है, डिबेंचर्स आर आल्सो अवर लाइबिलिटीज, कि एक तो तरीका है शेयर्स और शेयर्स के थ्रू पैसा रेज करने का, और एक तरीका है डिबेंचर्स के थ्रू। फर्क बस क्या है, शेयर्स जो होती है वो इंटरनल लाइबिलिटी होती है, इट इज अ फॉर्म ऑफ कैपिटल। ठीक है, बट लेकिन जो डिबेंचर्स हैं वो आपके आउटसाइडर लाइबिलिटीज होती हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। ठीक है, जो कि फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है इनको, व्हेन एवर समथिंग हैपेंस, व्हेन एवर कंटिंजेंसी अराइजेस, तो पहले हम देते हैं प्रेफरेंस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को। ठीक है, अदरवाइज इट इज अ सोर्स ऑफ रेजिंग द फंड्स। डिबेंचर इशू करो और पैसा लो, ठीक है, तुम्हें बाद में ये पैसा लौटाना है अलोंग विद द इंटरेस्ट, तो दिस इज कॉल्ड डिबेंचर्स। जैसे शेयर्स होते हैं वैसे ही डिबेंचर्स होते हैं। ठीक है, दोनों फंड्स रेज करने में ही काम आता है, बट शेयर्स जो है वो इंटरनल कैपिटल का वो है, लाइबिलिटी है, इंटरनल लाइबिलिटी, बट डिबेंचर्स जो है वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है बेटा। ओके, देन वी हैव डेटर्स, डेटर्स देनदार, जिन लोगों को नहीं, जिन्होंने हमें देना है, हम बिजनेस है और हमारे डेटर्स जो होंगे वो हमें कल को पैसा देंगे, जिनको हमने उधार पे सामान दे रखा है अभी। ठीक है, तो डेटर्स हमारे देनदार होते हैं। डिफेंसिव स्टॉक्स, अ स्टॉक दैट प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट डिविडेंड एंड स्टेबल अर्निंग्स। ओके, मतलब डिफेंसिव स्टॉक, इस पे कभी आपको लॉस नहीं होगा, बिकॉज कंपनी को प्रॉफिट कैसा भी हो, बट रेगुलर इंटरवल्स पे आपको ठीक ठाक डिविडेंड, ठीक ठाक अर्निंग्स तो मिल ही जाएगी। ठीक है, भले कंपनी को लॉस हो रहा है कभी,
भले कंपनी अभी शटडाउन में जा रही है, ठीक है, डाउन टर्न जा रहा है, उसका इकोनॉमिक लॉस हो रहा है अभी उसे, बट स्टिल देयर इज अ हाई चांसेस कि डिविडेंड आपको स्टेबल रेट पे मिलता रहेगा, ठीक है, डिविडेंड में कोई लॉस नहीं होगा। वी हैव डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन बेटा बता ही दिया है, सबको पता है, ठीक है, क्या होता है। डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स इज इंपॉर्टेंट, डेरिवेटिव्स को इंपॉर्टेंट मार्क करो। देखो डेरिवेटिव्स क्या होता है, ये ऐसे समझो डेरिवेटिव्स, जैसे आप लोगों को पता है ना, करेंसी का एक एक्सचेंज रेट के थ्रू डिसाइड किया जाता है। आप लोगों को ये पता होता है कि $1 इज इक्वल्स टू 75 रुपीज, ओके। तो जो ये एक्सचेंज रेट फिक्स किया गया है, ये डेरिवेटिव्स कहलाता है हमारा, कि जब तुम एक एसेट्स का वैल्यू जो है वो दूसरे एसेट्स की हेल्प से सेट करते हो, ओके, दूसरे एसेट्स की रेट से हेल्प से सेट करते हो, वो तुम्हारा कहलाता है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या है, अ सिक्योरिटी हुज प्राइस इज डिराइव्ड फ्रॉम वन और मोर अंडरलाइंग एसेट्स। सपोज करो आपको गोल्ड का प्राइस जो है वो डिसाइड करना है, तो गोल्ड का प्राइस डिसाइड करने के लिए आपने कहीं ना कहीं शेयर्स के, कमोडिटीज के, ठीक है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स के, उन सब के प्राइसेस के वेरिएशंस को देखते हुए व्हेन यू आर सेटिंग द गोल्ड प्राइसेस इनटू द मार्केट, तो वो आपका कहलाता है डेरिवेटिव। सिमिलरली बाकी इंस्ट्रूमेंट्स का भी जब हम प्राइसेस फिक्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ अदर सिक्योरिटीज, ओके, तो वो हमारा कहलाता है डेरिवेटिव्स। इसको बस ऐसे ही समझो, जब एक एक्सचेंज रेट दूसरे करेंसी की कितना एक्सचेंज किया जाएगा उसको हेल्प करता है सेट करने में, वैसे ही डेरिवेटिव्स जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट्स को हमें क्या प्राइस रखना है, वो प्राइस कैसे पता चलेगा, विद द हेल्प ऑफ अदर सिक्योरिटीज के प्राइसेस, ठीक है, तो वो हमारा कहलाता है डेरिवेटिव्स। ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, थोड़ा ध्यान रखना है। देन डाइवर्सिफिकेशन बेटा, सिंपल है डाइवर्सिफिकेशन तो, जब आप एक से ज्यादा बिजनेस करने लगते हो तो दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। रिलायंस कंपनी क्या कर रही है, डाइवर्सिफिकेशन में ही इन्वॉल्व है। टेलीकम्युनिकेशन का भी बिजनेस है, रिटेल आउटलेट ई कॉमर्स में भी है वो लोग, ठीक है, रिटेल बिजनेस में भी है वो लोग, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी उनके चलते हैं, ठीक है, उनके पेट्रोलियम पंप भी होते हैं रिलायंस वगैरह के। वी हैव डिविडेंड, डिविडेंड तो हम सबको पता है, अ फिक्स्ड पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी विच इज अवेलेबल टू द शेयर होल्डर्स, दिस इज कॉल्ड डिविडेंड, ठीक है, कि उनको जब उन्होंने पैसा लगाया कंपनी में तो उनको कितना रिटर्न मिल रहा है। इक्विटी और नेटवर्थ हमको सबको पता है, नेटवर्थ मतलब कंपनी का टोटल कैपिटल मिला लो, उसकी अर्निंग्स मिला लो, उसके सारे रिजर्व्स मिला लो, और बाद में पता करो उसके पास कितना पैसा अवेलेबल है, दिस इज कॉल्ड नेटवर्थ, ओके। एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट मैंने आपको अभी बताया, एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ कितना, किस रेट पे एक्सचेंज किया जाएगा, दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट। इफ $1 इज एक्सचेंज विद 75 रुपीज ऑफ इंडियन रुपीज, इंडियन करेंसी, तो $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज इज एक्सचेंज रेट, राइट। फेस वैल्यू मैंने आपको बता दिया है, जिस रेट पे शेयर्स इशू किए जाते हैं, ठीक है। सपोज करो 100 रुपए एक शेयर्स इशू किया गया इन्वेस्टर्स को, ठीक है, तो वो आपका कहलाएगा फेस वैल्यू। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, शेयर्स, प्रेफरेंस इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, एवरीथिंग आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ओके। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, ये बार बार ब्रोकरेज ही आ रहा है आपका, बेटा ब्रोकरेज ही होता है फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, ठीक है, जो बायर एंड सेलर को कॉन्टैक्ट करवाता है और अपना कमीशन लेता है और वो इसकी इनकम होती है, ठीक है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एक तरीके से क्या होते हैं, ये थोड़े ना रिस्क फ्री बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, जहां पे श्योरिटी है ही है कि ये पैसा डूबेगा नहीं, ओके। तो गवर्नमेंट आपको क्या कहता है, दिस इज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी दैट इज हेल्ड विद द गवर्नमेंट एंड हैज द हाईएस्ट पॉसिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। गवर्नमेंट बॉन्ड्स जब आप लोग खरीदते हो ना, तो देयर इज अ हाई चांसेस कि इस पे आपका जो पैसा है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, आपका रिटर्न इस पे आएगा ही आएगा, ठीक है, because it is secured by the government. hedge is important बेटा, देखो hedge जो है ना, थोड़ा सा ये काइंड ऑफ आपका डेरिवेटिव्स के थ्रू है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की तरह है, और थोड़ा सा इसमें यूनिकनेस भी है। देखो हेज क्या होता है, जब आप अपने जो रिसोर्सेज हैं अवेलेबल आपके पास, ठीक है, आपके पास फंड्स जो हैं, वो फंड्स आप डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स में लगा देते हो। अब देखो म्यूचुअल फंड में भी हम यही करते थे, बास्केट ट्रेडिंग में भी हम यही करते थे, ठीक है, हेज फंड्स में भी हम यही करेंगे कि हम अपने फंड्स को डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर देंगे। बट थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है इसका कि यहाँ जो एसेट्स में आप इन्वेस्ट करोगे ना,
इन दी हेज फंड्स, हेज फंड्स आपके लीस्ट रिस्की माने जाते हैं। लीस्ट रिस्की मतलब ये सारे लिक्विड एसेट्स होंगे जो इजिली कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा कैश में कन्वर्ट करने में, और देर इज अ हाई चांसेस कि आपका पैसा डूबेगा नहीं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो ये वो फंड्स हैं जिसका मैं यूज कर रहा हूं ऐसे एसेट्स पे लगाने में, ऐसे सिक्योरिटीज पे लगाने में जहां से मेरा पैसा नहीं डूबेगा और मुझे स्टेबल रिटर्न मिल जाएगा, मुझे कोई रिस्क नहीं होगा और रिटर्न जो होगा वो मॉडरेट आ ही जाएगा। ठीक है, तो हेज फंड्स जो होता है बेटा क्या है, तो देखो, इट इज यूज टू मिनिमाइज द रिस्क of a particular investment and maximize the return of an investment। मतलब अपने फंड्स को कुछ इस तरीके से एलोकेट कर लिया तुमने, ऐसे एसेट्स पे लगा दिया जो तुम्हें पता है कि वहां से रिटर्न तुम्हें मिल ही जाएगा, पैसा डूबेगा नहीं। तो इन दिस वे यू मिनिमाइज योर रिस्क एंड मैक्सिमाइज योर रिटर्न। ओके, दिस इज कॉल्ड हेज फंड्स। होल्डिंग पीरियड मतलब तुमने एक शेयर्स परचेज किए और जब तक वो बेच नहीं देते उतने टाइम पीरियड में जब तक तुमने होल्ड करके रखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड होल्डिंग पीरियड। ठीक है, जब तक वो एसेट्स तुम्हारे पास रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड होल्डिंग पीरियड। इनकम स्टॉक, security which has solid record of dividend payments and offers the dividend higher than the common stocks। income stock ऐसे होते हैं, ऐसे शेयर्स जो ज्यादा डिविडेंड पे करते हैं, ठीक है, जिनका रिकॉर्ड ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर शेयर्स। इंडेक्स मतलब बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है, जैसे सेंसेक्स और आपका निफ्टी 50 इज द इंडेक्स, ठीक है, जिसके थ्रू आप बताते हो कि हाउ मार्केट आर डूइंग, मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इंडेक्स। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफर भी बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क करो बेटा। आईपीओ क्या होता है? आईपीओ बताओ भाई, आप लोगों को तो अभी तक पता चल गया होगा, थोड़ा बहुत ही हमने डिस्कस किया हुआ है अबाउट व्हेन वी हैव डिस्कस पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। क्या होता है आईपीओ? एनीवन? आईपीओ होता क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है, विच इज करेक्ट, ठीक है, बट आईपीओ होता क्या है? बताइए बताइए। बेटा आईपीओ देखो, जब कोई कम ऑफरिंग ऑफ शेयर्स, आगे ऑफरिंग ऑफ शेयर्स, पूरा करो इस लाइन को ध्रुव। ऑफरिंग ऑफ शेयर्स, ऑफरिंग ऑफ शेयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, ऑफरिंग ऑफ शेयर्स ऑफ ए प्राइवेट कॉर्पोरेशन। बेटा आईपीओ तो पब्लिक कंपनी जो होती है वो निकालती है, प्राइवेट कॉर्पोरेशन तो नहीं करते आईपीओ। आईपीओ में क्या होता है ना बेटा, देखो, यू आर ऑफरिंग दी सिक्योरिटीज फॉर ट्रेड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, दिस इज कॉल्ड आईपीओ, है ना? हाँ, इन न्यू स्टॉक इशुएंस, दिस इज करेक्ट, ठीक है। आईपीओ क्या होता है? व्हेन, जब आप पहली बार अपना शेयर्स मार्केट में रिलीज करते हो ट्रेड के लिए, वो होता है आईपीओ, ठीक है, फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग जब हो रही है, ठीक है। अब यही शेयर्स जब नेक्स्ट टाइम होगा तो उसको हम आईपीओ नहीं बोलेंगे। आईपीओ बेटा मेनली जो होता है ना, वो ये प्राइवेट कंपनी के थ्रू नहीं किया जाता, ये ना पब्लिक कंपनी करती है, बिकॉज प्राइवेट कंपनी का ना रेस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी ना 200 मैक्सिमम मेंबर कर सकता है, ठीक है, तो बेटा 200 से ज्यादा वो पब्लिक में कैसे ऑफर करे? पब्लिक तो 200 से ज्यादा हो सकती है, ठीक है, परचेज वो उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये पब्लिक कॉरपोरेशन का, हाँ, ये पब्लिक कॉरपोरेशन करती है इनिशियल पब्लिक ऑफर, जहां पे वो लोग फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स को लेके आते हैं मार्केट में, ठीक है, और फर्स्ट टाइम उनका मार्केट में आता है शेयर और उस पर ट्रेडिंग स्टार्ट किया जाता है। दिस इज कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफर, और ये पब्लिक कंपनी के द्वारा ही किया जाता है, प्राइवेट कंपनी नहीं करता। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनी का तो रेस्ट्रिक्शन ही है 200 मेंबर्स का। तो बेटा अगर उसने आईपीओ निकाल दिया,
तो 200 से ज्यादा लोग इन्वेस्ट कर देंगे, तो वो वाली बात है, सबका फिर इसमें हिसाब होगा फिर। तो प्राइवेट कंपनी आईपीओ नहीं करती, पब्लिक कंपनी करती है, ठीक है। इंटरनेट ट्रेडिंग हम सबको पता है, आज के टाइम में हम कर क्या रहे हैं, हम इंटरनेट ट्रेडिंग ही कर रहे हैं, ठीक है। limit order when an order to buy or sell a share at a specified price, this is called limit, that this much quantity you want to take, ठीक है, this much quantity of shares you want to purchase, this is called limit order, कि इतना ही खरीदना है, इतना ही बेचना है, this is called limit order. लिक्विडेशन, जब कंपनी बंद हो जाए, ठीक है, उसके लिक्विडेशन मतलब क्या हो गई कि वो डिसॉल्व हो गई, ठीक है, डिसॉल्व हो जाना, उसका लिक्विडेट हो जाना, उसके सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का सेटल करना, एसेट्स को बेच देना, एसेट्स को बेचने से जो पैसा हो रहा है उससे लाइबिलिटी सेटल करना, दिस इज कॉल्ड लिक्विडेशन, राइट। लिस्टेड स्टॉक, बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट, लिस्टेड स्टॉक, डू यू नो जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड्स होते हैं शेयर्स का, अगर आप जैसे मान लो आपकी कंपनी है और आप चाहते हो कि आप अपने शेयर्स रिलीज करो, ठीक है, आपके भी शेयर्स की ट्रेडिंग हो, तो देयर इज अ कंपलसरी कि आपका जो शेयर्स जो आप ट्रेडिंग करने के लिए मार्केट में लेके आ रहे हो वो किसी एक स्टॉक एक्सचेंज में तो रजिस्टर्ड हो, या तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में करवा लो या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में करवा लो। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो या तो एनएससी में, या तो एनएससी में, या तो बीएससी में, किसी एक स्टॉक एक्सचेंज में तो आपका शेयर्स रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है, तभी आप उसको ट्रेडिंग के लिए रिलीज कर सकते हो, ठीक है। लिस्टेड सिक्योरिटीज ट्रेडिंग के लिए रिलीज नहीं किए जाते। वी हैव मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब टोटल वैल्यू ऑफ यू नो योर, हाउ मच वेल्थ आपके पास कितना है, ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ वेल्थ which is calculated by number of shares outstanding, मतलब अभी कंपनी ने कितने शेयर्स जो हैं वो मार्केट में अलॉट नहीं किए हैं या रिलीज नहीं किए हैं, ठीक है, वो इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर, जितने भी शेयर्स अभी आपने अलॉट नहीं किए या अभी आपने इशू ही नहीं किए हैं वो मल्टीप्लाई बाय जितना भी उसका मार्केट प्राइस है, अगर आप वो डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ जाएगा टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन। आपको याद हो जब हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन निकालते थे तो हम कैसे करते थे कैलकुलेट, ऐसे ही तो नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग इनटू मार्केट प्राइस ऑफ ईच शेयर, तो हमारा वैल्यू पता चल जाता था, ठीक है ना, वेल्थ का वैल्यू पता चल जाता था, दिस इज कॉल्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन। एक होता है कैपिटल मार्केट, एक होता है मनी मार्केट, ठीक है। कैपिटल मार्केट आपका बेसिकली जहां पे सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स डील करते हैं, लाइक स्टॉक शेयर्स, ठीक है, डिबेंचर्स, ये सब मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट्स। और मनी मार्केट होता है आपका जहां पे कैपिटल मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना उनका वैलिडिटी जो होता है वो मोर देन 1 ईयर का होता है, दैट मीन्स वो सब लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। बट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो होता है ना बेटा, इनकी शॉर्ट टर्म वैलिडिटी होती है, लाइक ये सब ना विद इन शॉर्ट ईयर इनका पेमेंट हो जाना चाहिए, ठीक है। ये होता है लाइक जैसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है ना, और आपका क्या होता है इसमें आपके कमर्शियल बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, ठीक है, ये सब आपका इसमें आता है मनी मार्केट में। म्यूचुअल फंड्स, अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज जहां पे इन्वेस्टर्स का फंड्स इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है, वो म्यूचुअल फंड कहलाता है। लाइक आपने 50,000 कलेक्ट किए, 50,000 को कुछ इक्विटी शेयर्स में लगा दिए, कुछ प्रेफरेंस शेयर्स में लगा दिए, कुछ बॉन्ड्स में लगा दिए, कुछ मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट्स में लगा दिए, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड मतलब कि आपने अपने पैसे को ऐसे इन्वेस्ट किया जहां पे आपने क्लब कर दिया डिफरेंट सिक्योरिटीज में, ठीक है, तो वो आपका म्यूचुअल फंड कहलाता है। वन साइडेड मार्केट, market that has only one potential sellers or only one potential buyers but not both, एक साइड स्ट्रॉन्ग है एक साइड लो है, वो आपका वन साइडेड मार्केट है। आउट ऑफ द मनी, फॉर कॉल ऑप्शंस दिस मींस द स्टॉक प्राइस इज बिलो द स्ट्राइक प्राइस, ओके। फॉर पुट ऑप्शंस दिस मींस द स्टॉक प्राइस इज अबव द स्ट्राइक प्राइस, ओके। द प्राइस ऑफ आउट ऑफ, ये क्या कह रहा है, दिस मींस द स्टॉक प्राइस इज बिलो द स्ट्राइक प्राइस, ओके। For put options this means the stock price is above the strike price, okay। आउट ऑफ द मनी को दो तरीकों से समझा रखा है, कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस। कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन तो मैंने आपको बता ही दिया है, पुट ऑप्शन यहाँ भी आ रहा है नीचे देखिए, ठीक है। आउट ऑफ द मनी वही है कि इन कॉल ऑप्शन जब आपका स्टॉक प्राइस जो है ना वो स्ट्राइक प्राइस से बिलो है,
स्ट्राइक प्राइस मतलब यही होता है कि शायद जहां पे तुम्हारा लास्ट फाइनल ट्रेड हो रहा है जिसपे सिक्योरिटीज पे जो फिक्स किया गया है, ठीक है, दैट दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस सिक्योरिटी, तो वो होता है हमारा आउट ऑफ द मनी। कॉल ऑप्शंस में स्टॉक प्राइस जो होता है वो बिलो होता है एज कंपेयर टू द स्टॉक प्राइस स्ट्राइक प्राइस, एंड पुट ऑप्शंस में स्टॉक प्राइस जो होता है वो स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा होता है। पोर्टफोलियो बेटा, पोर्टफोलियो हम सबको पता है, ठीक है, हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स इज कॉल्ड पोर्टफोलियो। प्री ओपनिंग सेशन बेटा, प्री ओपनिंग सेशन जो होता है ना, देखो मार्केट जो है वो मोस्टली क्या होता है, देखो प्री ओपन सेशन जो है वो 15 मिनट का ड्यूरेशन होता है, 9 से 9:15 का, ठीक है। प्री ओपन सेशन जो होता है इसमें बेसिकली क्या किया जा रहा है, मॉडिफिकेशन एंड कैंसिलेशन टेक प्लेस। मार्केट जो है वो 9:15 से वर्क करना स्टार्ट कर देगी, बट उससे 15 मिनट पहले कोई मॉडिफिकेशन है या कोई कैंसिल आउट करना है शेयर्स को, वो आपका प्री ओपनिंग सेशन में हो जाता है। प्राइस अर्निंग रेशियो सिंपल है, ठीक है। प्राइस अर्निंग रेशियो हमारा यही है ना, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर, प्राइस अर्निंग निकल जाता है। पुट ऑप्शन बता दिया है मैंने, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको उसके बदले में कितना रिटर्न मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिस्क हम सबको पता है, फटाफट खत्म करते हैं बेटा, ये तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं, लंबा टाइम खींच लिया। सिक्योरिटीज, शेयर्स, ठीक है, बॉन्ड्स, आपका जितना भी है सब कुछ सिक्योरिटीज ही है। स्ट्राइक प्राइस देखो ये रहा, द प्राइस एट विच होल्डर ऑफ एन ऑप्शन कैन बाय और सेल द सिक्योरिटीज दे होल्ड व्हेन ऑप्शन इज एग्जीक्यूटेड। जब ऑप्शन आता है आपके पास तो मैक्सिमम आप किस वैल्यू पे बेच रहे हो, किस पे आप खरीद रहे हो, वो आपका स्ट्राइक प्राइस है। स्टॉक बार बार वही रिपीट हो रहा है। स्टॉक स्प्लिट, स्टॉक स्प्लिट है कि इंक्रीज द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी बाय स्प्लिटिंग द एग्जिस्टिंग शेयर्स। आप अपने आउटस्टैंडिंग शेयर्स की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा रहे हो बाय स्प्लिटिंग द एग्जिस्टिंग शेयर्स। थिन मार्केट, अ मार्केट विच देयर आर कंपैरेटिवली लो नंबर ऑफ बिड्स, ठीक है, जहां पे बिडिंग कम होती हो, कम नंबर ऑफ बायर्स हो, कम नंबर ऑफ सेलर्स हो, वो आपके थिन मार्केट होता है। ट्रेडिंग सेशन, जितने टाइम पीरियड में आपका ट्रेड चल रहा है, ठीक है, लाइक 9:15 से लेके 3:30 बजे तक ट्रेडिंग का टाइम होता है। उसके बाद क्या होता है बेटा, मार्केट क्लोज होने का मतलब हिसाब होगा, फिर 5 बजे फाइनल क्लोजिंग रेट दिखाया जाएगा। वेंचर कैपिटल होता है बेटा आपका जो नए नए बिजनेस को फंड्स प्रोवाइड करवाते हैं, वो होते हैं वेंचर कैपिटल, ठीक है। यील्ड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही होता है। यील्ड टू कॉल्ड, रेट ऑफ रिटर्न अर्न्ड ऑन बॉन्ड, ठीक है, बिफोर द मेच्योरिटी डेट, मेच्योरिटी डेट आने से पहले ही आपको जितना रिटर्न मिल रहा है, दैट इज यील्ड टू कॉल, ठीक है। जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड आपका फ्री ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है, एज अ कॉम्पेंसेशन दिया जाता है ये आपका, ठीक है, जिसपे एनुअल इंटरेस्ट फिक्स्ड है, बहुत कम रेट होता है इसका, बट दिस इज रिस्क फ्री, ठीक है, जीरो कूपन बॉन्ड। सीधे आ जाओ मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी पे, मतलब बहुत सारी टर्मिनोलॉजी इसमें भर दी है, ठीक है, बहुत कुछ हमें पता है। अब देखो मार्केटिंग बहुत सिंपल है, ऐसे ऐसे देखते जाओ बेटा, ठीक है, थोड़ा सा चलो। एडवर्टाइजिंग कैंपेन, एडवर्टाइजिंग कैंपेन क्या है, अब मार्केटिंग के टर्मिनोलॉजीज तो ऑलमोस्ट पता ही होते हैं हमें, ठीक है। एडवर्टाइजिंग कैंपेन क्या है बेटा, तुम प्रमोट कर रहे हो, तुमने देखा होगा रास्ते पे ये आरओ वाले, कैंट वाले अपना एक वो नहीं टेंट खोल के बैठ जाते हैं, वो कैंपेनिंग हो रहा है, ठीक है। इवन तुमने कार वगैरह का भी देखा होगा, टेंट लगा के किसी इंस्टीट्यूट्स में या किसी रोड के साइड भी, अच्छे एरिया के साइड, वो अपना एक एक गाड़ी रख लेते हैं और फिर वो पॉलिसी बेचते रहते हैं फिर, ठीक है। और जैसे मेट्रो स्टेशन पे ये पॉलिसी दे, क्रेडिट कार्ड वगैरह के लिए, स्मार्ट कार्ड्स वगैरह के लिए ये लोग कार्ड वगैरह बेचने के लिए अवेल करते रहते हैं सर्विस, वो सब एडवर्टाइजिंग कैंपेन है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग कैंपेन और एडवर्टाइजिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कैंपेनिंग मतलब आप जगह जगह जाके अपना वैल्यू प्रमोट कर रहे हो, और एडवर्टाइजिंग मतलब आपके पास देयर आर सेवरल स्टेप्स, पर्सनल सेलिंग कर लो, सेल्स प्रमोशन कर लो, डिस्काउंट ऑफर कुछ भी दे दो, ठीक है। आफ्टर सेल सर्विस हमको पता है, गुड्स एंड सर्विसेज बेच देते हैं, उसके बाद जो सर्विसेज मिलती है, कोई प्रोडक्ट में रिपेयरिंग की चाहिए तो भाई बुलाया जाता है, ठीक है। तो ये सब आफ्टर सेल सर्विसेज होते हैं। ये एजेंट फिर से आ गया, हम सबको पता, ये एजेंट में कितना सारा एजेंट है, ब्रोकरेज, ब्रोकरेज एजेंट, एजेंट यही सब है। तो एजेंट क्या करता है हम सबको पता है। बैरियर्स टू ट्रेड बेटा, बैरियर्स टू ट्रेड जब आपके ऊपर कोटा लगा दें, टैरिफ लगा दें, तो इसका मतलब क्या है, आपको ट्रेड करने से रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। बैरियर्स टू एंट्री मतलब आपको मार्केट में आने ही नहीं दे रहे, जैसे हम लोग देते थे ना मोनोपोली फर्म में, देयर इज अ बैरियर्स टू एंट्री बिकॉज लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स, राइट,
रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज कैपिटल, है ना। तो ये सब था हमारा बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट। बेंचमार्किंग होता है बेटा जब आप अपने फर्म के प्रोडक्ट्स, ठीक है, दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट से कंपेयर करते हो, वो होता है आपका बेंचमार्किंग, ठीक है। जस्ट टू नो कि आपके कॉम्पिटिटर्स कैसा कर रहे हो और आप कैसा कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें यही होता है कि बेंचमार्किंग का मतलब ये है व्हेन वी आर डिफरेंशिएटिंग आवर प्रोडक्ट्स विद आवर कंपेटिटर्स इज कॉल्ड बेंचमार्किंग, ताकि आप ये देख सको कि अगर वो क्या कर रहा है जो मैं नहीं कर रहा, इंप्रूवमेंट के ऑप्शंस आप लेके आ सको, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बेंचमार्किंग। वी हैव ब्रांड, ब्रांड हम सबको पता है, अडीडस, रिबॉक, ठीक है, आपका वॉक्सवैगन, मर्सिडीज, ठीक है, ये सब क्या है, ये ब्रांड है। ब्रांड की पहचान की जाती है उनके मार्क से, उनके वैल्यूज से, उनके नेम से, उनके लोगो से, ठीक है। ब्रांड इक्विटी, ब्रांड इक्विटी मतलब जब लोग आपसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, यू आर ऑफरिंग अ हाई ब्रांड लॉयलिटी, लोग आपके नाम को जानते हैं, लोगों को पता है, लोग आपको पहचानते हैं, दिस इज कॉल्ड ब्रांड इक्विटी। सिमिलरली कॉल्ड ब्रांड लॉयलिटी, लोग आपको छोड़ के कहीं जा ही नहीं रहे, ठीक है। जैसे आपको पता है मैं ना जब व्हेन इट कम्स टू गारमेंट्स, ठीक है, गारमेंट्स अपना वो करना हुआ ऑर्डर ऑनलाइन, तो आई प्रेफर रोडस्टर प्रोडक्ट्स ज्यादा, ठीक है, मैं गारमेंट्स में रोडस्टर को प्रेफर करता हूँ। तो रोडस्टर मेरा ब्रांड लॉयलिटी की भाई मैं उसको छोड़ के कहीं जाता ही नहीं हूँ, ठीक है। मुझे कुछ भी ऐसा चाहिए, शर्ट्स वगैरह, जीन्स वगैरह, शूज देखने हो, मैं रोडस्टर के ही देखता हूँ मैक्सिमम। तो मेरे पास जो भी गारमेंट्स है ना, तो ये सब जितने भी हैं, तो शूज का भी कलेक्शन ये मेरे पास ज्यादा रोडस्टर का ही भरा पड़ा है। तो दिस इज अ ब्रांड रॉयलिटी कि भाई मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ, मैं उसको छोड़ के कहीं जाता ही नहीं हूँ, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ब्रांड लॉयलिटी, ओके। यस, देन नेक्स्ट वन इज ब्रांड रिकॉग्निशन। वही बात हो गई, कितना लोग आपको जानते हैं, ठीक है, कितना आपसे अवेयर हैं, तो वो है ब्रांड रिकॉग्निशन। बिजनेस मॉडल, एक आइडिया जो हम जिस पे बिजनेस करने वाले हैं, इट इज कॉल्ड बिजनेस मॉडल। बिजनेस पोर्टफोलियो, बिजनेस पोर्टफोलियो इज कलेक्शन ऑफ बिजनेस एंड प्रोडक्ट्स दैट मेक अप द बिजनेस। कि भाई तुम बिजनेस करोगे तो, बट देयर विल बी रिसोर्सेज ना, देयर विल बी सम प्रोडक्ट्स ना जिसकी हेल्प से बिजनेस किया जाएगा, तो देयर शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज। बी टू बी इज इंपॉर्टेंट बेटा, पहले ही बता रखा है, बी टू बी इज बिजनेस टू बिजनेस सेलिंग, बी टू सी इज बिजनेस टू कस्टमर सेलिंग, एंड सी टू सी इज कस्टमर टू कस्टमर सेलिंग, ओके। बाइंग बिहेवियर, बाइंग बिहेवियर मतलब परचेजिंग बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर्स, कि भाई बड़ा तू एकदम ना, जब परचेज करने जाते हैं हम लोग कितना ज्यादा कॉन्शियस होके जाते हैं, चीजों को इवेल्युएट करते हैं, प्राइसेस को देखते हैं, नेगोशिएट करते हैं, ये अच्छा नहीं है मटेरियल, दूसरा दिखाओ, हाँ कलर दूसरा दिखाओ, तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा बाइंग बिहेवियर शो कर रहा है। कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट मतलब 100 रुपए का था, 80 रुपए पे बेच रहा हूं, ठीक है, लो मिल गया कैश डिस्काउंट। कंपेटिटिव एडवांटेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंपेटिटिव एडवांटेज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कंपेटिटिव एडवांटेज होता है कि आप में ऐसा क्या खास है जो बाकियों में नहीं है, दिस इज कॉल्ड कंपेटिटिव एडवांटेज, जो आपको यूनिक बनाता है, ठीक है, जो आपको यूनिक बनाता है। अमेजोन ने क्यों इतना ग्रो हुआ, मैं बार बार क्यों अमेजोन बोल रहा हूं, क्यों, क्योंकि अमेजोन ने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ढूंढा कि ये जो ई कॉमर्स में, ये ई कॉमर्स बिजनेस थी, वैसे इसने स्टार्ट किया था डिजिटल लाइब्रेरी के साथ, ठीक है, डिजिटल बुक स्टोर के साथ, फिर ये ई कॉमर्स बन गई। फिर इसने देखा एक ई कॉमर्स बिजनेस वाला डिजिटल में कैसे वो हो जाए, ठीक है, जैसे वो अपना अमेजन प्राइम लेके आया, तो ये क्या था, कंपेरेटिव एडवांटेज। अब फ्लिपकार्ट का तो कुछ है नहीं, हाँ डिजिटल वो देखना, उसका वेब सीरीज का कुछ ऐसा तो है नहीं फ्लिपकार्ट का, ठीक है। मिंत्रा का भी नहीं है, वो लोग अपना ई कॉमर्स साइट ही चला रहे हैं, ठीक है। बट अमेजोन ने तो इसमें भी एंटर कर लिया, तो उसको कंपेटिटिव एडवांटेज मिल गया अपने कॉम्पिटिटर से। कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन, जब आप एक फर्म, सेम लेवल फर्म को एक्वायर कर लेते हो, उसे कहते हैं कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। इंपॉर्टेंट है, ये भी मार्क करो, ठीक है। मतलब छोटे मोटे बिजनेस होते हैं, उनको अक्वायर कर लेते हो और उनसे अपना आगे प्रमोट करते हो बिजनेस को। कंसोर्टियम, कंसोर्टियम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल कंपनीज वर्किंग टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। 3-4 कंपनी मिलकर जब काम करती है एक पर्पस के लिए, इट इज कॉल्ड कंसोर्टियम। जॉइंट वेंचर भी कह सकते हो आप इसे। कंज्यूमर मार्केट, भाई मार्केट तो कंज्यूमर का ही है। कॉर्पोरेट कल्चर आपका होता है कंपनी के रिचुअल्स, कंपनी का बिलीफ, कंपनी के ट्रेडिशन, कंपनी के कस्टम्स, उसका इंटरनल एनवायरनमेंट। क्रॉस सेलिंग देख लो बेटा, इंपॉर्टेंट है।
यूजिंग अ कस्टमर बाइंग हिस्ट्री टू सेलेक्ट देम फॉर द रिलेटेड ऑफर्स। जब आप देखते हो कि आपका कस्टमर कितना पुराना है, कितना ज्यादा आपसे अटैच है, उसके हिसाब से जब आप उसे ऑफर देते हो, मतलब डिस्काउंट दे दिया, रिबेट दे दिया, ठीक है, तो आपको मिलता है वो चीज। जैसे लाइक मैं मिंत्रा से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ हूँ। मुझे खुद भी नहीं पता मैंने मिंत्रा पे कितने थाउजेंड की शॉपिंग कर ली होगी, ठीक है, बहुत ज्यादा मैंने कर रखी है। तो अब जब भी मैं सेल्स कुछ ऑर्डर करता हूँ, तो जैसे सेल्समैन वाला फोन करेगा, तो वो ये बोल, मतलब वो पहले एड्रेस वगैरह के लिए पूछते थे, ठीक है, कि आपका ये कहाँ पे एड्रेस होगा, मैं पहुंच जाऊंगा, आपको कॉल कर दूंगा, आप बता देना, गाइड कर देना, मैं पहुंच जाऊंगा। अब उठाते वो बोलते ठीक है सर, हमें आपका घर एड्रेस पता है, ठीक है, आप घर पे अवेलेबल है या नहीं है ये बता दो। तो मतलब ये सुन के भी बड़ा अच्छा लगता है कि भाई तुमने एक ब्रांड वैल्यू बना लिया है उसके लिए भी, और वो भी तुम्हें जानता है एज अ कस्टमर, तुम्हें वो पहचानता है। वो डायरेक्टली फोन उठाते वो यही बोलते हैं, अच्छा विभांशु सर, ओके, अच्छा घर तो हमें आपको पता ही है, आप घर पे मिलोगे कि नहीं मिलोगे ये बताओ। तो दिस इज कॉल्ड योर क्रॉस सेलिंग, जहां पे बिजनेस जो है वो अपने बायर्स को पहचान रहा है कि भाई ये मुझसे बहुत पहले से जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए कुछ स्पेशल तो बनता है। अब स्पेशल क्या दिया जाएगा, कुछ ऑफर दिया जाएगा, कुछ डिस्काउंट अच्छा उसको दिया जाएगा जो बाकियों को कम दिया जाता है, ठीक है। तो मुझे डिस्काउंट तो नहीं बेटा मिलता है, पर हाँ मुझे कूपन्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, ठीक है, कूपन्स बहुत अच्छे मिलते हैं। तो वो एज अ डिस्काउंट ही काम कर देते हैं। जहां 1000-1500 का प्रोडक्ट बन रहा होता है, तो वो उसमें लगा के, कभी क्या होता है ना कि मतलब कॉम्बिनेशन भी ले लो, इसके जगह दूसरा प्रोडक्ट ले लो और ऑफर लगा दो, तो वो अल्टीमेटली 200-300 फिर कम हो जाता है। तो वो क्रॉस सेलिंग ही होता है आपका, ठीक है। कस्टमर डिमांड आपका हम सबको पता है, कस्टमर लॉयलिटी, कस्टमर नीड, सेटिस्फैक्शन, वांट, सब कुछ, ये सब कुछ नई बात नहीं है बेटा। डिफरेंशिएशन, एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, जब आप अपने आप को डिफरेंशिएट करते हो अपने प्रोडक्ट, अपने कंपेटिटर से, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। डायरेक्ट मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है बेटा। डायरेक्ट मार्केट, जब बिजनेस जो है वो कोई इंटरमीडियरी नहीं ले रहा अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, बिजनेस जो है वो किसी इंटरमीडियरी की हेल्प नहीं ले रहा अपने बिजनेस, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग। और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, व्हेन वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ इंटरमीडियरीज टू सेल आवर प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो वो होता है इन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, लाइक वन वे चैनल, टू वे चैनल, ठीक है। पहले मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास गया, होलसेलर से रिटेलर के पास, फिर रिटेलर से कंज्यूमर के पास। यहाँ पे ई टेलर्स भी होते हैं। ई टेलर्स मतलब अमेजोन और ये मिंत्रा वाले जो काम कर रहे हैं वो ई टेलर हो गए, ठीक है। डाइवर्सिफाई, अभी डाइवर्सिफिकेशन और डाइवर्सिफाई बात एक ही है। ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है, ऑनलाइन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमी ऑफ स्केल, व्हेन यू आर गेटिंग मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम द लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन, वो होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बात कर ही लिए बेटा, सारे मैक्रो एनवायरनमेंट उसमें आ जाएंगे। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, एफएमसीजी प्रोडक्ट, इसमें क्या होता है, ये प्रोडक्ट्स ना बहुत जल्दी आते हैं स्टॉक में और बहुत जल्दी निकल भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंज्यूमर की बेसिक नीड्स हैं, ठीक है। दाल, रोटी, आटा, चावल, हाँ, और ये आपके कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं, चिप्स के पैकेट्स हो जाते हैं, ठीक है, टूथपेस्ट हो गया, टूथब्रश हो गए, मतलब जो कंज्यूमर के प्रोडक्ट्स हैं जो फ्रीक्वेंटली वो लोग यूज करते हैं, तो इनका डिमांड भी हाई रहता है और ये लोग जल्दी आते हैं स्टोर में और जल्दी खत्म हो जाते हैं, तभी इनका नाम है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फॉरकास्टिंग मतलब बिजनेस को फॉरकास्ट करना, आगे क्या होने वाला है, ठीक है। देन वी हैव इनोवेटर्स, बिजनेस में इनोवेट करना, कुछ नया करना। इंटरनल मार्केटिंग, ये भी देख लो, इंपॉर्टेंट है। एक होता है एक्सटर्नल मार्केट, एक होता है इंटरनल मार्केटिंग। एक्सटर्नल मार्केट जब तो आप अपने कंपनी के बाहर के लोगों को बेच रहे हो, कस्टमर को बेच रहे हो, ठीक है, वो एक्सटर्नल मार्केटिंग है। इंटरनल मार्केटिंग जब आप कंपनी के अंदर के लोगों को बेच रहे हो, प्रोडक्ट, एम्प्लॉयज को बेच रहे हो, मैनेजर्स को बेच रहे हो, ठीक है, ताकि आप एम्प्लॉय एंगेजमेंट बढ़ा सको, ठीक है। जॉइंट सर वेंचर, अभी कितने टॉपिक और हैं? बस बेटा थोड़ा सा और है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा चलेगा, ठीक है। मजा नहीं आ रहा आज। क्या करे बेटा, मैंने पहले ही बोल दिया था, बट लेकिन अब मैं तुम्हें ये लिखवा लिखवा के भी करवाता तो ये तो ले जाता, एक एक जन्म ले जाता ये हमारा पूरा, हाँ। तो मतलब हाँ सही बात है, इसमें मतलब एन नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स है बेटा। मैं कहा, चलो क्या है इसमें, कुछ है नहीं, ऐसे भगा देता हूँ, अब यही कर रहा हूँ बस, ठीक है। एट द एंड एमसीक्यूज पे आते हैं बेटा। 1 घंटा देख लो, अगर हो गया 1 घंटे में जितना हो पाया तो कर लेंगे, अदरवाइज देखेंगे फिर, ठीक है। बस जो जो मैं बोल रहा हूँ वो देखते जाओ। अच्छा, इसमें ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ पहले ही पढ़ा हुआ है। हाँ सर,
अकाउंट्स के बारे में भी तो है कुछ, कॉमर्स के बारे में। हाँ, तो मतलब ये है कि ऑलमोस्ट फेमिलियर हो। नींद आ रही है तुम लोग को? नींद आ रही है हाँ सर, इंटरेस्ट नहीं आ रहा आज बिल्कुल भी। समझ रहा हूँ बेटा, मैंने पहले ही बोला था इसमें कुछ है नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बताओ। अब ये टर्मिनोलॉजी से पढ़ना तो ऐसे ही पड़ेगा इसमें, ठीक है। तुम लोग को नींद आ रही है सुन के, मुझे, मैं बोल बोल के थक चुका हूँ इसमें। ओके, यस, तो ठीक है बेटा, अब देख लेते हैं ऊपर ऊपर से एक जी बार क्या सर। है। क्या करें, अब फॉर्मेलिटी के लिए तो करना ही पड़ेगा ना। इंटरेस्टिंग चीजें हो चुकी बेटा, इंटरेस्टिंग चीजें अब हो चुकी हैं, कुछ नहीं बचा अब इंटरेस्टिंग। यही एक चैप्टर है अब जो है थोड़ा बहुत, वो भी इंटरेस्टिंग तो नहीं है ये। खत्म करो और आ जाओ थर्ड चैप्टर पे, वो भी बोरिंग ही है। कंपनी के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। कंपनी का ये नाम है, कंपनी के ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये उसको चलाते हैं, ये इसका मेन फंक्शन है, बस हो गया। कुछ अब इम्पोर्टेंट बचा नहीं अभी को में तुम्हारा। चलो आ जाओ। मार्केट डेवलप, जॉइंट वेंचर तुम्हें पता ही है, ठीक है। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स पता है हमें। मार्केट डेवलपमेंट व्हेन वी आर ग्रोइंग अवर बिजनेस, ठीक है। एक एक्सपेंशन करना, डाइवर्सिफाई करना, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच खोलना, दिस इज कॉल्ड मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट एंट्री, जब आप एक मार्केट से दूसरे मार्केट में एंट्री करते हैं, दिस इज कॉल्ड मार्केट एंट्री। मार्केट लीडर बेटा, इट इज इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक मार्केट में सपोज करो 10 जने हैं, ठीक है। पर एक जने को इतना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, उसका शेयर इतना ज्यादा हो गया कि वो लीडर बन चुका है, जैसे ओलिगोपोली फर्म होता है, ठीक है। वो डोमिनेंट हो जाते हैं कभी कभी, बिकॉज ऑफ कैसे, मे बी दे आर चार्जिंग लो प्राइसेस और मे बी दे आर चार्जिंग हायर प्राइसेस, और बिकॉज उनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ रही है। मार्केट पोजीशनिंग, अपना एक पोजीशन बनाना मार्केट में। मार्केट रिसर्च, कॉन्टिन्यूसली आइडेंटिफाई करना। मार्केट सेगमेंट, सेगमेंट इज इंपॉर्टेंट बेटा। जब आप अपने मार्केट को, अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर्स के हिसाब से बांट देते हो कि भाई अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ एज, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन, ठीक है। तो ये आपके हो जाते हैं मार्केट सेगमेंट। जैसे डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट नहीं था, वैसे ही मार्केट सेगमेंट हो जाता है। मार्केट शेयर, मार्केट टारगेटिंग। मार्केटिंग मिक्स पे आओ बेटा, मार्केटिंग मिक्स इज इंपॉर्टेंट। मार्केटिंग मिक्स आपको भी पता है, मार्केटिंग मिक्स में कितने पीस आते हैं, कितने पी से मिलके बना हुआ है मार्केटिंग मिक्स? सामने लिखा हुआ है 4 पीस। आपने पढ़ा होगा ना 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ये तो गुड्स के हुए, सर्विसेज के भी 3 होते हैं, ठीक है। पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। तो टोटल हमारे पास 7 मार्केटिंग मिक्स हैं, 4 गुड्स के और 3 सर्विसेज के। मार्केटिंग प्लान, मास मार्केटिंग मतलब ज्यादा लोगों तक पहुंचना, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट और चैनल्स। मर्जर हो गया। मिशन हो गया, मिशन होता है कंपनी का प्रेजेंट, जहां पे वो है, अब वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। नाइक, नीक मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट। नीक मार्केटिंग होता है जब आप प्रोडक्ट की जगह आइडिया बेचते हो, ठीक है। जब आप प्रोडक्ट की जगह आइडिया बेचते हो, ठीक है। जैसे धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है। तो धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो भाई टोबैको बिके ना बिके, सिगरेट बिके ना बिके, बट एक आइडिया प्रमोट हो रहा है कि भाई ये हानिकारक है, ठीक है। खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, तो हम ये नहीं दिखा रहे कि कैडबरी खाना है, खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। ये कह के तो खाने के बाद कुछ 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 भी मीठा खा सकते हैं, बट अल्टीमेटली आप खाने के बाद जो ये मीठा हो जाए, ऐसा टाइटल आप यूज कर रहे हो जिसमें आप दिखा रहे हो कि भाई कैडबरी खाइए, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि मीठा ये है, ठीक है। तो जब आप प्रोडक्ट नहीं, आप आइडिया बेच रहे हो इसमें, ठीक है। आजकल तो आइडिया ही बिकते हैं प्रोडक्ट से ज्यादा, तो लोगों को पता है किस तरीके से लोगों के इमोशन से अट्रैक्ट होना है, ठीक है, इमोशनली अट्रैक्ट करना है। अपॉर्चुनिटीज, पर्सनल सेलिंग बेटा। प्रीएम्प्टिव प्राइसेस इज इंपॉर्टेंट। प्रीएम्प्टिव प्राइस क्या होता है? इट इज अ स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व सेटिंग लो प्राइसेस इन ऑर्डर टू डिस्करेज और डेफर पोटेंशियल न्यू एंट्रेंट्स। ये वही तरीका है जब आप बाकी कॉम्पिटिटर्स को आने ही नहीं देना चाहते मार्केट में। प्रीएम्प्टिव प्राइसिंग में क्या होता है, आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस इतना लो कर देते हो कि न्यू एंट्रेंट के लिए कुछ बचता ही नहीं है प्रॉफिट के लिए। वो बेचारा नया नया आया है, वो सोचता है कि भाई थोड़ा अच्छा खासा प्राइस रखूंगा, पर कॉम्पिटिटर तो ऑलरेडी लो करके बैठे हैं, तो मैं तो चलूंगा ही नहीं फिर मार्केट में। तो प्रीएम्प्टिव प्राइसिंग वो होता है। प्राइस हम सबको पता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी मैंने पढ़ा दिया है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी। प्राइस सेंसिटिविटी इज इंपॉर्टेंट बेटा। इट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस, मतलब हम प्राइसेस में चेंज कर दें तो उसकी वजह से कस्टमर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड प्राइस सेंसिटिविटी। बेटा प्राइस स्किमिंग एंड प्राइस पेनिट्रेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। पता नहीं यहाँ पे पेनिट्रेशन क्यों नहीं दे रखा, स्किमिंग तो दे रखा है। मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइस स्किमिंग एंड प्राइस पेनिट्रेशन,
सुनो इस चीज को एक बार ध्यान से। प्राइस स्कीमिंग और प्राइस पेनिट्रेशन ना प्राइस को सेट करने का एक तरीका है, बट किस तरीके से वो सुनो। स्किमिंग का मतलब क्या होता है? मलाई निकालना। ठीक है, स्किमिंग का मतलब क्या होता है? मलाई निकालना। तो जब तुम मार्केट में आते ही प्राइसेस हाई करके बेच रहे हो तो दिस इज कॉल्ड प्राइस स्किमिंग, जब तुम स्टार्टिंग में ही मलाई निकाल रहे हो। ठीक है, और पेनिट्रेशन का मतलब होता है जब तुम मार्केट में आए हो और शुरुआत करना चाहते हो लो प्राइस से। ठीक है, प्राइस स्कीमिंग में क्या है? चार्जिंग हायर प्राइसेस एट द इनिशियल स्टेज ऑफ द बिजनेस। एंड प्राइस पेनिट्रेशन में क्या है? चार्जिंग लोअर प्राइसेस इन द इनिशियल ऑफ बिजनेस। ठीक है, स्मार्टफोन इंडस्ट्रीज प्राइस स्कीमिंग पे चलती है, नॉट प्राइस पेनिट्रेशन। प्राइस पेनिट्रेशन कंज्यूमर गुड्स के लिए होता है। स्मार्टफोन्स वगैरह प्राइस स्कीमिंग करते हैं। आपको तो पता ही है, जब एक स्मार्टफोन आता है तो सबसे पहले हाईएस्ट कॉस्ट पे आता है, फिर धीरे धीरे जब उस प्राइस निकल जाता है, स्कीमिंग हो जाती है मार्केट की, तो वो प्राइसेस लो कर देते हैं। ठीक है, तो ये फर्क होता है, ये जानना इंपॉर्टेंट है। पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन ये सब छोड़ो, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव सब कुछ पता है, स्टेक होल्डर, स्ट्रेंथ, टारगेट मार्केटिंग देख लेना। जब हम एक ही पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स पे टारगेट करना चाहते हैं, वो टारगेट मार्केटिंग होता है। टेली कम्युनिकेटिंग मार्केट, टेली मार्केटिंग मतलब वही हो गया, टेलीफोन के थ्रू मार्केटिंग करना। ठीक है, कॉल पे कस्टमर केयर वाले जो कॉल करते हैं, ठीक है, ये लीजिए हमसे अवेल कीजिए, लोन ले लो, ये सब टेली मार्केटिंग है वो सब। टेस्ट मार्केटिंग भी कुछ इतना खास नहीं बेटा। थ्रेट्स, थ्रेट्स क्या है? एक तरीके से रिस्क है, जो मार्केट में कुछ बुरा हो सकता है हमारे साथ। यूएसपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूएसपी का मतलब है तुम क्या ऐसा खास बेच रहे हो बाकी के कंपैरिजन में। ठीक है, तुम्हारे प्रोडक्ट में ऐसा क्या खास है, क्या यूनिकनेस है जो तुम्हें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगा। ठीक है, क्या यूनिकनेस है जो तुम्हें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगा। जैसे मैगी नूडल्स और आटा नूडल्स। आटा नूडल्स क्या कहता है कि ये मैदा रहित है, तो ये उसका यूनिकनेस है कि वो मैदा रहित है, पर मैगी नूडल्स मैदा से ही बना है, वो हम सबको पता है। ठीक है, आटा नूडल्स जो है पतंजलि का, वो क्या क्लेम करता है कि हम मैदा का नहीं बने हैं, इसीलिए हम स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं। तो वो यूनिक क्या दे रहे हैं कि वो मैदा यूज नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज देयर यूएसपी, राइट। वीकनेसेस सब कुछ पता है। बैंकिंग टर्मिनोलॉजी पे आ जाओ। अब यार बैंकिंग का भी, अब बैंकिंग का तो पता ही है ना। एक्सेप्टेंस मतलब कुछ भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, ये डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करना। ठीक है, दिस इज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टिंग हाउस, जो भी इसको एक्सेप्ट कर रहा है, बैंक वगैरह है, इंश्योरेंस हाउसेज हैं, वो सब। ठीक है, अकाउंट बैलेंस, तुम्हारे बैंक में कितना बैलेंस है जो कि मैं नहीं जानना चाहता, वो यही है अकाउंट बैलेंस। ठीक है, एक्रूड इंटरेस्ट, कि भाई ये इंटरेस्ट अराइज हो चुका है पर अभी पे नहीं किया गया है। ठीक है, अक्रूड इंटरेस्ट मतलब अराइज हो चुका है बट अभी पे नहीं किया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव रेट्स, जिस रेट पे एडमिनिस्ट्रेट चल रहा है। ठीक है, मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस होती हैं, एक रेट्स होते हैं, रेगुलेशन है। एडीआर इज इंपॉर्टेंट बेटा, मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट। एडीआर जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं, नींद मत आने दो। ठीक है, रितु बेटा सो मत जाना, एमसीक्यूज कर लेंगे फिर लास्ट में। ठीक है, वहां पे थोड़ा सा जगे रहोगे तुम। आओ फटाफट खत्म करें हम। देखो बेटा, एडीआर इज इंपॉर्टेंट। तुम लोगों ने एडीआर, जीडीआर और आईडीआर का नाम सुना होगा। ठीक है, आईडीआर होता है, देखो डीआर सब में कॉमन है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ठीक है, एक में इंडियन है, एक में ग्लोबल है और एक में अमेरिकन है। आपको पता है इंडिया के जो शेयर्स हैं, जब वो आउट ऑफ द कंट्री में जाके ट्रेड होंगे तो वो अमेरिकन डिपॉजिट बन जाएगा, या जिस भी कंट्री में जाएगा ग्लोबल बन जाएगा। अगर अमेरिका में जाएगा तो वो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट कहलाएगा। सिमिलरली इंडियन कब कहलाएगा? जब इंडिया का शेयर्स इंडिया में ही ट्रेड किया जा रहा है। ठीक है, तो वो इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट कहलाएगा। पर जब वो इंडिया का शेयर्स अमेरिका में चला गया ट्रेड होने के लिए, तो वो हमारा एडीआर कहलाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एनविटीज बता दिया है, फिक्स पेमेंट होती है जो फिक्स इंटरवल्स पे देनी होती है। ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस ये सब छोड़ो। ऑटो एटीएम ध्यान रख लेना। ठीक है, तुम्हें पता ही है एटीएम का। बैलेंस ट्रांसफर हम सबको पता है। बैंक अकाउंट वी नो, बैंक रेट मैंने पढ़ाई दिया है, जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देती है, इट इज कॉल्ड बैंक रेट। बेसिस पॉइंट्स भी आप लोगों को पता है। ठीक है, बेसिस पॉइंट्स मतलब कितने बेसिस पॉइंट से ये शेयर्स ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है। बाउंस चेक, चेक बाउंस आपको पता है ना, कुछ आपके एरर हो जाए। ठीक है, आपने बहुत बेकार तरीके से उस पे
यहाँ पे कोई चेक फिल किया या बैलेंस ही नहीं था अकाउंट में तो बाउंस हो जाता है चेक। ब्रिज फाइनेंसिंग, ब्रिज फाइनेंसिंग का मतलब होता है बेटा, मान लो ये लोन पीरियड था मेरा, ठीक है, मान लो इस महीने मैंने लोन खत्म किया और 2 महीने बाद में फिर लोन लेने वाला हूं। एक लोन मेरा इस महीने खत्म हुआ, एक लोन मैं 2 महीने बाद ले लूंगा, ठीक है। बीच का जो गैप है ना 2 महीने का, ठीक है, वो हमारा कहलाएगा ब्रिज फाइनेंसिंग। कि 2 महीने के लिए मैं क्या करूं, तो जहां से भी लोन लूंगा वो ब्रिज फाइनेंसिंग कहलाएगा, ठीक है। कैप मतलब लिमिट जो होती है, कैशियर चेक्स ये सब रहने दो, कैश रिजर्व्स देख लेना, इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट इतना है नहीं बेटा। डेबिट कार्ड्स पता ही है हम लोगों, कंपाउंड इंटरेस्ट पता ही है। अब डिपॉजिट स्लिप, अकाउंट में पैसे जमा कराते हो या निकालते हो तो अकाउंट में पैसे जमा कराते हो, डिपॉजिट स्लिप मिलती है, डिट्टो ऐसी होती है। फोटो भी दे रखा है इसने, एसबीआई वालों का लगता है, नहीं एक्सिस बैंक का है। डिपॉजिटर वन हु डिपॉजिट द वो वन हु डिपॉजिट्स द फंड्स इनटू द बैंक्स, डेट सेटलमेंट सबको पता है, ठीक है। अब इसमें इतना कुछ है नहीं। ई कैश, ई कैश पे मार्क कर लो, ई कैश इंपॉर्टेंट है बेटा। डेट रिकवरी पढ़ लेना, ठीक है, डेट रीपेमेंट बात बराबर है। उसके बाद आ जाओ, इसमें भी कुछ इतना है नहीं बेटा कुछ। मॉर्टगेज तो पता ही है ना, गिरवी रखवाना चीजों को, ठीक है। मेच्योरिटी टाइम पीरियड जो होता है, ओवरड्राफ्ट पढ़ लेना बेटा। ओवरड्राफ्ट होता है जब तुम्हारा बैंक का बैलेंस कम हो जाए, ठीक है, मतलब तुम्हें फैसिलिटी मिलती है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जहां पे तुम नेगेटिव में भी ले जा सकते हो अपने अकाउंट को, बट कंडीशन ये है कि इतने टाइम तक वापस आ जाना चाहिए पैसा अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। क्रेडिट कार्ड पे ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी अवेल की जाती है, मिलती है बैंक की तरफ से। पेई पेयर, पीआईएन पिन, पिन तो हम सबको पता है ना, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। रेपो रेट बता दिया, रिवर्स रेपो रेट, स्मार्ट कार्ड सब पता है, सिंडिकेटेड लोन, टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट बेटा ध्यान रखो, टाइम डिपॉजिट इंपॉर्टेंट है। टाइम डिपॉजिट जो एफडी होते हैं ना वो सब होता है कि इतने टाइम के लिए डाला और निकाल नहीं सकते, निकालोगे तो फिर फाइन लगेगा, पेनाल्टी लगेगी, ठीक है, वो होता है टाइम डिपॉजिट। क्या है ये, अदर बिजनेस टर्मिनोलॉजी पे आ जाओ बेटा। अदर बिजनेस टर्मिनोलॉजी में काफी इंपॉर्टेंट है कुछ कुछ, तो वो देख लो। बैंकरप्सी, दिवालिया निकल जाना, तुम्हें पता है, व्हेन वी आर नॉट एबल टू सेटल अवर लायबिलिटीज, दिस इज कॉल्ड बैंकरप्सी। बॉटम लाइन का मतलब होता है बेटा कि मान लो, बॉटम लाइन मतलब ब्रेक हाँ ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट या शट डाउन पॉइंट, जब फर्म के पास उतना ही प्रॉफिट हुआ जितना के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया, ठीक है, तो तुम बॉटम लाइन पे हो कि चलो भाई कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा तो कुछ जा भी नहीं रहा, यू आर एट बॉटम लाइन, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट हमें पता ही है, बिजनेस फैसिलिटेटर हो गया, कॉर्पोरेट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो फर्स्ट चैप्टर ही हमने डिस्कस किया है, वही कॉर्पोरेट फॉर्म्स, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, एचयूएफ, सोल प्रोप्राइटर। बेटा कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंपॉर्टेंट है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है कि किस तरीके से कंपनी में एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो किए जाएंगे, क्या रूल्स रेगुलेशंस फॉलो होंगे, दिस इज कॉल्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मतलब ई कॉमर्स, ऑनलाइन बेचना सामान को, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग मतलब ई फाइलिंग, आप आईटीआर फाइल करते हो, इट इज कॉल्ड ई फाइलिंग, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन, जब आप पूरी कंट्री को एक कंट्री से जोड़ देते हो। गुडविल हम सबको पता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पता ही है। जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। जॉइंट प्रोडक्ट होता है जब एक प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ, दिस इज कॉल्ड जॉइंट प्रोडक्ट, ठीक है। बाय प्रोडक्ट होता है कि जब हम एक प्रोडक्ट को बना रहे होते हैं ना तो उससे एक नया प्रोडक्ट निकल जाता है, ठीक है। जैसे घी बनाते हैं तो घी बनाने के लिए पहले वो आपको पता ही है, जो मलाई होता है उसको बहुत अच्छे से मिक्स करना होता है ना, तो मलाई को मिक्स करने से मक्खन भी होता है, ठीक है। इवन घी को भी जब आप बनाते हो तो वो मलाई का जो वो निकल के जाता है तो वो भी एक पार्ट बन जाता है, ठीक है। वही होता है जब हम बटर बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें से काफी सारा मक्खन निकल के आता है, तो वो हमारा क्या आता है, वो बाई प्रोडक्ट होता है। ध्रुव बेटा म्यूट कर लो, बस ऑलमोस्ट ओवर ही कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ थोड़ा सा बोरिंग हो गया है। ऑलमोस्ट एमसीक्यू पे आ जाते हैं फिर, ठीक है। लिबरलाइजेशन पढ़ ही लिया है हमने। उसके बाद लॉजिस्टिक्स, सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, दिस इज कॉल्ड लॉजिस्टिक्स, ठीक है। जैसे आप लोगों ने ट्रक वगैरह लोड करके ले जाते हैं ना एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स, तो दिस इज कॉल्ड लॉजिस्टिक फैसिलिटी। मर्जर, वी नो, राइट। मिशन, मिशन मैंने बता दिया है, कंपनी का प्रेजेंट जो है स्टेट, ठीक है, वो है मिशन, मतलब वो प्रेजेंटली है कहाँ पे, कहाँ स्टैंड कर रही है वो, ठीक है। और विजन क्या होता है, कहाँ वो जाना चाहती है।
पेस्टल एनालिसिस हमने देख लिया था, P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिक, S फॉर सोशल, T फॉर टेक्नोलॉजी, L फॉर लीगल एंड E फॉर एनवायरमेंटल। प्राइवेटाइजेशन भी पढ़ लिया है, प्रोप्राइटरी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, रिटर्न एंड रिस्क हो गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको पता ही है, इस तरीके से रिसोर्सेज को यूज करना कि फ्यूचर जनरेशन भी यूज कर सके। इंश्योरेंस हो गया है, ठीक है। ट्रिपल बॉटम लाइन, ट्रिपल बॉटम लाइन अच्छी बात होती है, इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट को बेचने के बाद तुम्हारे पास अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। टर्न अराउंड मतलब पहले बहुत बेकार चल रहे थे, एकदम से पता नहीं क्या हुआ कि हम बहुत अच्छे हो गए, तो दिस इज, ये टर्न अराउंड जो है ना, इट इज अ टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी, कि पहले तो बहुत बेकार परफॉर्म कर रहे थे, फिर एकदम से हमने एक ऐसा स्टेप लिया कि हम बहुत अच्छे हो गए मार्केट में, हमारा ब्रांड वैल्यू बहुत हाई हो गया, ठीक है। विजन मैंने अभी बताया, मिशन क्या होता है, प्रेजेंट स्टेट ऑफ द कंपनी, एंड विजन क्या होता है, वेयर द कंपनी वांट टू गो, ठीक है, फ्यूचर में कहां अपने आप को देखना चाहती है वो। होल लाइफ इंश्योरेंस, अच्छा हो गया, चलो ठीक है। आ जाते हैं हम सीधा एमसीक्यू कर लेते हैं बेटा, अब देख लिया हमने जितना वो करना था, ठीक है। आ जाओ फटाफट से कर लें, 3 ही स्टूडेंट हैं, चलो कोई नहीं, थोड़ा सा वो हो गया था, बट फाइन, चलो कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है, जो भी है बताते चलो। चलो कंसोलिडेशन क्या होता है बेटा, देख एमसीक्यू कल बेटा कर लो, क्यों वो करना, खत्म कर लेते हैं बेटा, ज्यादा नहीं है, ठीक है, कर ही लो ध्रुव बेटा, कर लो, क्यों थोड़ा सा वो, मतलब जब इतना वो बोरिंग लग रहा है तो फिर जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं ना एक बार इसको, ठीक है। मैं भी क्यों घसीटूं इसको जब फालतू में। वैसे जो था वो ऑलमोस्ट मैंने करा दिया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो है उतना पढ़ना है, अब ये भी पार्ट है तो छोड़ना नहीं है, इसको पढ़ना इसको भी है, बट इस पे तुम्हें ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इसमें से मैक्सिमम चीजें यू नो, ठीक है। चलो कंसोलिडेशन क्या होता है, वेरी गुड, ठीक है। फर्स्ट का बी है, अभी मैंने बताया था ऊपर ही, जब आप एक या दो या दो से ज्यादा कंपनी को मिक्स कर देते हैं और उसका एसेट्स एक का दूसरे में ट्रांसफर कर देते हैं, ये क्या होता है। सेकंड, प्रॉफिट का वो पार्ट जो हम इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में अपने ओनर्स को दे रहे हैं, डिविडेंड, वेरी गुड, डिविडेंड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ब्रांड इक्विटी रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ ब्रांड, यस, brand equity is based to the extent which brand has high brand loyalty, yes, brand equity includes intangible assets, yes, दिखता थोड़ी ना है वो, all of the above, very good, all of the above ही होगा बेटा। B2B क्या होता है, सिंपल है, चलो बताओ। वेरी गुड, ठीक है एकदम। B2B, बिजनेस टू बिजनेस, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस को सेल करना, राइट, B2B। डैश इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग फ्यूचर डिमांड, हाँ फ्यूचर को फॉरकास्ट करना, बताया था ना, सॉरी वो बोल ही दिया मैंने, तो फ्यूचर को एस्टिमेट करना इस फॉरकास्टिंग ही होता है, फॉरकास्टिंग ही होता है, फॉरकास्टिंग का मतलब होता है फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना, राइट। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंपैरेटिवली स्मॉल मार्केट सेगमेंट्स टू कंसंट्रेट देयर एफर्ट्स, ये मैंने बोला तो था, कुछ ऐसा एफर्ट करके आया था, ये कहीं उसमें तो नहीं था, नाइक मार्केटिंग का तो नहीं था ये शायद, ये मैंने आपको बताया था, ये कौन से मार्केटिंग का था ये बताओ। हाँ मास मार्केटिंग का था ना, हाँ मास मार्केटिंग का था, ध्यान आ रहा था मुझे थोड़ा सा, मास मार्केटिंग जब हम ज्यादा प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, ठीक है। पर्सनल सेलिंग कैसे होती है, पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग मतलब आप लोग खुद उसे बता रहे हैं, ठीक है। यस, ओरली होती है पर्सनल सेलिंग, ठीक है, ओरली की जाती है। प्राइस सेंसिटिविटी बताया था अभी, ठीक है। प्राइस सेंसिटिविटी मतलब जब प्राइस में चेंज कर दें तो उसकी वजह से कस्टमर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो ए विल बी द ऑप्शन, वेरी गुड। बुल मार्केट क्या होता है ये भी बताया था, 9th का देख लो, बुल मार्केट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। 10th का देख लो, ये भी बताया था, ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें ये डिसाइड हो जाए कि सेटलमेंट हम बाद में कर लेंगे, या डिलीवरी पहले मिल जाए, या डिलीवरी बाद में कर लेंगे और पैसा पहले हो जाए पेमेंट, तो क्या होता था वो, वेरी गुड, वेरी गुड, बादला, ओके, यस। वी हैव अ स्टॉक दैट प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट डिविडेंड, बेटा वो स्टॉक जिस पे आपको श्योर हो कि आपको कॉन्टिन्यूसली इतना डिविडेंड मिलता रहेगा, बताया था ना, थोड़ा बहुत याद होगा आपको, वेरी गुड, वेरी गुड।
ट्वेल्थ का बताओ बेटा, ट्वेल्थ का आ जाओ। अच्छा ट्वेल्थ पूछ रहा हूँ मैं, टेंथ टेंथ अच्छा टेंथ पे आ जाओ। मैं भी भागने के मूड में लग रहा हूँ, मुझे दिखाई नहीं। टेंथ का क्या है? कैरिंग फॉरवर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन फ्रॉम वन सेटलमेंट पीरियड टू विदाउट, वो तो पार्ट 11 था। लेफ्ट हो गया, 10th हो हाँ गया। हाँ, 11th बिड इज द ऑपोजिट ऑफ, ये तो हमने बार बार रिपीट किया था, बिड जो है वो ऑफर का ऑपोजिट था, राइट, और ऑफर बिड का ऑपोजिट होता है। वेरी गुड। ट्वेल्थ भी हमने डिस्कस किया था, मैंने फाइनेंस वाला ही बहुत अच्छे से डिस्कस किया, और मार्केटिंग ठीक ठाक, बैंकिंग वाला तो मैंने भगाया है। फाइनेंस के ज्यादा है ही इसमें, और मार्केटिंग के। वेरी गुड। ट्वेल्थ का ए है, डिफेंसिव स्टॉक पे आपको कॉन्टिन्यूस अर्निंग्स मिलती रहती है। म्यूचुअल फंड्स बेटा बताया था, म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? वेरी गुड वेरी गुड, ए विल बी द ऑप्शन, ए विल बी द ऑप्शन। पूल ऑफ मनी जिसको आप डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देते हो, लाइक स्टॉक, बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटीज, ठीक है। 14th वाला आपका इंडेक्स होना चाहिए। परसेंटेज में जब हम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बताते हैं, इंडेक्स के ही तो उस फॉर्म में बताते हैं ना, इंडेक्स ही होना चाहिए, फिर मेरे ख्याल से तो इंडेक्स होना चाहिए। यील्ड दे रखा है तो इंडेक्स क्या होता है भाई? इंडेक्स कैसे बताया जाता है? इंडेक्स भी तो परसेंटेज में ही होता है, यील्ड तो होता है परसेंटेज में, वो तो है उसका, जैसे डिविडेंड यील्ड रेशो होता है, अर्निंग यील्ड रेशो होता है, तो 10%, 5%, 20% ऐसे दिखाया जाता है। इंडेक्स में हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, हाँ। इंडेक्स जैसे है ना, पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया जो है वो शायद 132 प्लेस पे आया है, ठीक है, तो इंडेक्स एब्सोल्यूट नंबर में होता है, यील्ड हमारा परसेंटेज टर्म्स में होता है। 15th क्या है? द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ गिवन करेंसी, दैट सिंपल है, एक करेंसी को दूसरी करेंसी के बदले हमें कितने देने पड़ेंगे, वो किसके थ्रू पता चलता है? वो कैसे डिसाइड किया जाता है? वेरी गुड, वेरी गुड ऋतु। मतलब $1 के बदले अगर 75 रुपये देना है तो ये कैसे डिसाइड किया जाए? इसको, इस कॉन्सेप्ट को ही हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एक्सचेंज रेट, राइट। 16th, risk is probable chance that investment actual returns will be dash than as calculated। रिस्क क्या रिप्रेजेंट करता है? कि जितना तुम एक्चुअल सोच रहे हो उससे ज्यादा रिटर्न मिलेगा, कम मिलेगा, या इक्वल मिलेगा। वेरी गुड वेरी गुड, एकदम ठीक है। 15 का भी बी और 16 का भी बी, सही बात है भाई। रिस्क तो यही दिखाता है कि जितना रिटर्न हमें लग रहा है उससे कम मिलेगा। Dash is a very wide term that is used in context with the financial agreements and contracts। फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, अब है तो चारों ही दिख रहा है बट, लेकिन वेरी वाइड टर्म कौन सा है? वेरी वाइड टर्म देख लो क्या दिया हुआ है एक बार, तो इसका मुझे लग रहा है कि आर्बिट्रेज तो नहीं है, आर्बिट्रेज तो नहीं है, एक्सेप्टेंस है। चलो, व्हाट इज अ कैप? कैप हमारा लिमिट होता है बेटा, इतना मैंने आपको बताया था। कैप जो होता है वो एक लिमिट होता है जो कि प्राइसेस के उस पर सेट किया जाता है। तो लिमिट आपको कहीं दिख रहा है इसमें? वर्ड ए ऑप्शन में दिख रहा है मुझे तो, लिमिट वाला वर्ड है ना। हाँ हाँ, ठीक है, ए विल बी द ऑप्शन। 19th क्या है? अनेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, ये थोड़ा ध्यान नहीं दिया मैंने बिकॉज ये थोड़ा सा बैंकिंग से रिलेटेड है। A negotiable instrument that instructs the bank to pay a particular amount of money, writers bank, बट लेकिन ये तो सिंपल है 19th का, भले नहीं हमने ध्यान दिया बट लेकिन हमें पता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या आते हैं, और ये भी पता है कि मतलब वो ये डॉक्यूमेंट है, ये वो एक ड्राफ्ट नहीं कह सकते, मतलब एक तरीके से वो ना एक प्रॉमिस किया जा रहा है बाय द बैंक की उसको पेमेंट कर दो, तो चेक होता है मेनली, ठीक है, चेक होता है। आरटीजीएस तो पेमेंट का मैकेनिज्म है, वो ओवरड्राफ्ट तो सर्विस फैसिलिटी है, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, हाँ 20 का उसमें से है, बताइए। 20 का ए ऑप्शन होना चाहिए ना। डिफरेंट सिक्योरिटीज लाइक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, कैश और डीड्स इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ये वाला भी तुमने पढ़ा फाइनेंस में, ये कौन सी स्ट्रैटेजी है जिसमें रिस्क को लो किया जा सकता है, रिटर्न को मिनिमाइज किया जा सकता है? वेरी गुड, हेज फंड्स, एकदम ठीक है, हेज फंड्स। 22, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक का यूज करके कंप्यूटर्स, अदर नेटवर्क्स फंड्स को ट्रांसफर कर लेते हैं? ई कैश।
वेरी गुड। बेटा ये बताना जरा 23rd का, ये भी बताया था स्टार्टिंग में ही। 23rd का बताना, स्टार्टिंग में ही बताया था। एक ही साथ दो ट्रेडिंग करना, एक तरफ से खरीद रहे हो एक तरफ से बेच रहे हो। वेरी गुड ध्रुव, ठीक है। आर्बिट्रेज ही होता है वो। हाँ आर्बिट्रेज था ना कि लग रहा है यहाँ पे कम रेट है तो खरीद लिया और ज्यादा रेट है उधर तो बेच दिया साइमल्टेनियसली। 24th देख लो बेटा। A guarantee given by the lender that there will be no change in the mortgage quoted mortgage rates for a specified period of time which is called the holding period, right? Very good, holding period. हाँ बेटा, रोड मैप ऑफ कंपनी फ्यूचर क्या होगा? रोड मैप, ध्यान से इसको करना। इसमें होगा तुम्हारा, सोचो सोचो, रोड मैप, बिल्कुल सही बात है। रोड मैप मतलब होता है तुम जाना कहाँ चाहते हो, ठीक है? तो जाना कहाँ चाहते हो मतलब फ्यूचर कहाँ है तुम्हारा, विजन। ओके, विजन तुम्हारा कहाँ है। When two or more companies come together to expand their business, क्या बोलते हैं उसको? जब दो कंपनीज मिलती हैं साथ में, बताइए। बताया था ना, कंसोलिडेशन। वेरी गुड, कंसोलिडेशन, वेरी गुड। 27th बहुत सिंपल है, 27th बहुत सिंपल है। व्हाट आर द 4 P's ऑफ मार्केटिंग? वेरी गुड, ठीक है एकदम, वेरी गुड, ठीक है, दोनों का ठीक है। Which of the following statement is correct? Arbitrage is a simultaneous purchase and sale. Yes. Current assets are those which can be turned into cash within a year. Yes. Intangible assets are those which do not have physical form. Yes. तो इसमें पूछा क्या है? Incorrect ना, बचा D ना। Break even point is also called an optimum point of a firm. No, optimum point कैसे होगा break even point? वहां तो no profit और no loss वाली situation है। Yes. 28th will be D. Which of the following is incorrect? Market is a bullish when stock markets are optimist, नहीं, and bearish when they are pessimist. हाँ ठीक है, ठीक है, फर्स्ट वाला ठीक है। जब बुल वाला मार्केट होता है तो इसका मतलब क्या होता है? हम ऑप्टिमिस्ट होते हैं, हम अच्छा सोचते हैं। और पेसिमिस्ट का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, जो नेगेटिव सोचते हैं। तो वो कब सोचते हैं? जब मार्केट बियर वाला होता है। वैसे इनकरेक्ट तुम मुझे बता रहे हो सी वाला, तो सी वाला है क्या? बोनस इज 1 month एक्स्ट्रा सैलरी विच इज पेड टू एम्प्लॉय इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। नो, नो, बोनस दिया ही तब जाता है वेयर यू हैव अ हाई प्रॉफिट और हाई रिजर्व्स, एंड दिस इज नॉट 1 month एक्स्ट्रा सैलरी, दिस इज अ फ्री शेयर्स विच इज अलॉटेड टू द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। अच्छा, 4 P's को 4 C से मतलब डिनोट करना है। मतलब इस P से तुम्हें क्या हेल्प मिलेगी? प्रोडक्ट को अगर तुम यूज करो तो तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिलेगा, राइट? प्रोडक्ट को यूज करने से सेटिस्फैक्शन मिलता है। प्राइस जो है वो कॉस्ट के लिए होता है। और प्रमोशन जो है उससे कम्युनिकेशन हो पाता है, तो प्रमोशन का कम्युनिकेशन होना चाहिए ना। हाँ, और प्लेस जो होता है वो कन्वीनियंस होता है, कि मान लो तुम्हारे घर के बाजू में दुकान खोल लूं तो तुम्हारे लिए तो कन्वीनियंट ही कन्वीनियंट है भाई, क्योंकि तुम्हारा प्लेस है वो, तुम आराम से वहां से सामान खरीद सकते हो, ठीक है? तो वेरी गुड, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 3-4 ही बचे, खत्म कर लो अब। बताओ भाई 31st का। हाँ, ये वो लोन है, एक लोन का टाइम पीरियड खत्म हुआ और जब दूसरा लोन लेने जा रहे हो उसके बीच टाइम पीरियड में तुम्हें कहीं से पैसा चाहिए, तो उसको हम कौन सा फाइनेंसिंग बोलते थे? उसको हम ब्रिज फाइनेंसिंग बोलते हैं। वेरी गुड। देखा, जो जो इंपॉर्टेंट मार्क करवा रहा हूं ना उसको ही इंपॉर्टेंट कर लो, क्योंकि एमसीक्यूज भी उसी में से बने हुए हैं बेटा। हाँ बेटा, 31 का डी है। ब्रिज फाइनेंसिंग का मतलब ही होता है जब आपका एक लोन टाइम पीरियड खत्म हुआ और जब आप दूसरा लोन लोगे उसके बीच का जो टाइम पीरियड है वहां तुम कैसे चला रहे हो अपना बिजनेस, वो होता है ब्रिज फाइनेंसिंग। अ वेरी लार्ज लोन एक्सटेंडेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्मॉल बैंक्स। ये मैंने सिंडिकेटेड लोन, तुम कह रहे हो डी वाला है, बट मैंने ध्यान नहीं दिया था इस पे, एक बार आप पढ़ लेना सिंडिकेटेड लोन पे, ठीक है?
हमने ऊपर ऊपर भगाया था, इसमें सिंडिकेटेड लोन मैंने नहीं बताया था। 33 तो आप सबको पता होगा, वेरी सिंपल। कौन सा नहीं है फंड ट्रांसफर का जो तरीका है, फंड ट्रांसफर का तरीका नहीं है। आरटीजीएस से हम फंड ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, नेफ्ट से भी होता है, ठीक है, आईएफएससी कोड तो चाहिए ही होता है फंड ट्रांसफर के लिए, सीआर और एसएलआर से ट्रांसफर थोड़ी ना होता है, वो तो लेंडिंग रेट्स हैं। वेरी गुड, डी वाला ही है। एडीआर का फुल फॉर्म बता दो बेटा, 34 का, वेरी सिंपल। वेरी गुड ऋतु। एडीआर का फुल फॉर्म था अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, है ना, ये तो बताया था मैंने। जीडीआर का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, राइट, और आईडीआर का फुल फॉर्म होता है इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। 35 का बता दो लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडिशनल पीस ऑफ मार्केटिंग। मतलब चार तो मेन थे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, उनके अलावा भी तो कुछ थे ना तीन और, वो तीन कौन से थे? वेरी गुड ध्रुव, ठीक है, जो सर्विस में इंक्लूड किए जाते थे। गुड्स के थे प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, और सर्विसेज के थे पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। तो ये बन गया हमारा फोर्थ वाला, डी वाला ऑप्शन। ओके, तो लीजिए, एमसीक्यूज में कुछ भी नहीं था, जितना तो कॉन्सेप्ट दे रखा है, पर बेटा तुम्हें एक एक डेफिनेशन वहां गो थ्रू करना है, ठीक है। तुम वहां पे जो तुम्हें पहले पता होगा उसको छोड़ देना एक बार को, बट लेकिन जो तुम्हें नया लगे ना उसको थोड़ा ना पढ़ लेना, और डाउट आए तो मुझसे भी पूछ सकते हो। और इसमें करोगे क्या, इसमें ज्यादा ऑनलाइन ही सर्च कर लो, पता चल जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं है इसमें बेटा लो, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देके भी खत्म करते हैं इसको, और एक्स्ट्रा टाइम देना भी नहीं पड़ा मुझे। आई थॉट कि 1 बज जाएंगे, बट 1 नहीं बजे, बिकॉज इतना कुछ था नहीं, भगाया हमने लास्ट में। चलो ये खत्म होता है, लास्ट टॉपिक हमारा बचता है विच इज थर्ड चैप्टर। देख लेते हैं उसको कैसे कराना है मुझको, एक दो दिन में उसका वो स्ट्रैटेजी उसका देख लेता हूँ, फिर अगर नोट्स देना हुआ कुछ तो मैं वो भी पकड़ा ही दूंगा उसका, ठीक है, और उसको भी हम खत्म कर लेंगे। अदरवाइज अब आप अपना रिविजन स्टार्ट कर दो, बिकॉज मेन थिंग्स वी हैव डन विद। ओके, इसमें तुम स्टेप पे भी मार्किंग कर लोगे, टर्मिनोलॉजी है, थोड़ा दिमाग लगा के भी तुम सही मार्क कर लोगे, पर कॉन्सेप्ट जो तुमने नहीं पढ़े वहां कैसे चलाओगे अपना दिमाग? हाँ, यहाँ तो देखो कहीं कहीं दिमाग भी चल रहा था तुम्हारा, ठीक है। तो इसमें तुम्हें स्टेप पे हो जाएगा, कुछ सही कुछ गलत ऐसे होके हो जाएगा, ठीक। बट बेटा ध्यान रखो अपने बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स पे जो पहले के कराए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए अब इस पे ध्यान दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऑलमोस्ट एंडिंग के ऊपर है, 2 से 3 क्लास बस बेटा, और आपका दोनों सब्जेक्ट खत्म होगा, बीसीआर भी और इको भी, ठीक है। अब आप लोग अच्छे से पढ़ना शुरू करिए, बिकॉज उसके बाद हम टेस्ट चालू करेंगे आफ्टर 20 और 25 डेज, लाइक लास्ट ऑफ नवंबर से, ठीक है। जिन लोगों का भी दिसंबर अटेम्प्ट होने वाला है, वैसे यहाँ पे सारे मई वाले हैं, तो आप लोगों को तो अच्छे से टाइम मिलेगा, ठीक है। नहीं बेटा कल तो क्लास नहीं होगी, क्योंकि कल तो संडे हो गया, ठीक है। आराम करो ना, अब क्या चिंता है, हम तो ऑलमोस्ट एंडिंग पे हैं, हम तो ऑलमोस्ट एंडिंग पे हैं, तो हमारी तरफ से तो कोई वो है ही नहीं, तो आप लोग आराम से ही पढ़ो अब तो इको को, है ना। चलो ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन ध्रुव, ऋतु, सतीश, अगर आप लोग यहाँ पे हो तो सच्ची में तुम लोग लास्ट तक बैठे हो, तो इतना तो बनता है। मैं परेशान हुआ इसको पढ़ाने में, तो तुमने भी सुना है पूरा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन बेटा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके सही है बेटा, मैं बोलते बोलते थक गया लास्ट में, ठीक है, और तुम सुनते सुनते थक गए होंगे। चलो ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, ओके, बाय बाय।